भारत में संभव नहीं है एकदम से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जाना। जो कृषि योग्य मिट्टी है वो घटती जा रही है। जैसे रशिया की बात करें तो उनकी मिट्टी में 4 से लेके 6% तक ऑर्गेनिक मैटर है और यहाँ पे 0.5 ऑर्गेनिक मैटर बचा है। जो रसिया का रिसर्च प्रोसेस है और जो इंडिया का रिसर्च प्रोसेस है, दोनों में कितना डिफरेंस है? साइंटिस्ट की पोजीशन है बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे तो आप टर्मिनेट हो सकते हैं। और रिसर्च थोड़ी सी ऐसी हो जो फार्मर फ्रेंडली हो। हम लोग किसी भी साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो या जो भी उस तरह तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी एक लक्ष्य होता है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचें। लेकिन उनका एक स्ट्रगल जो होता है उसे लोग नहीं जानते कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत सारे लोग हमारे गांव के यही कहते थे कि खेती बाड़ी में पढ़ाई क्या करना, ये धारणा थी। एग्रीकल्चर की पढ़ाई सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है। ना तो बैचलर अच्छी जगह से कर पाया, ना ही मास्टर्स कोई अच्छी जगह तो थी, लेकिन उसमें भी डिपार्टमेंट अच्छा नहीं था। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप खुद कैसे पढ़ रहे हैं। एक मुझे इवन सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसका नाम है हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट। 2020 से लेके अभी तक मुझे हर साल वो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप पीछे देखें तो वहाँ पे आप कभी नहीं सोच सकते थे कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और अभी भी नहीं सोच सकते कि आगे कहाँ तक पहुँचेंगे। आप जैसे जब साइंटिस्ट विश्व भर में भारत का नाम रोशन करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो किसान ऑफ इंडिया का एफर्ट है किसानों के लिए, उसको सलाम। किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी जो हम लोग देखते हैं तो सफलता के बाद की देखते हैं, लेकिन उनकी सफलता तक की स्टोरी में क्या स्ट्रगल रहा है, क्या संघर्ष रहा है, उन चीज़ों को हम बहुत कम देख पाते हैं या बहुत कम जान पाते हैं। और अगर हम उन्हें एक आइडल समझ के उनका पीछा भी करते हैं या उनके जैसा बनना चाहते हैं तो हमेशा से हम पहले दिन से उनके जैसा बन जाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके स्ट्रगल की कहानी नहीं जानते हैं। जब एग्रीकल्चर की बात होती है तो एग्रीकल्चर के जो दुनिया के 2% या एग्रीकल्चर कहूँ या ओवरऑल जो 2% साइंटिस्ट हैं, उनमें से एक नाम आता है डॉक्टर विष्णु सिंह राजपूत का, जो इंडिया के रहने वाले हैं लेकिन साउथर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो रसिया में है वहाँ पे साइंटिस्ट हैं और लगातार 10-12 सालों से काम कर रहे हैं। वहाँ पे नैनोटेक पे बहुत ज़्यादा उनका वर्क है, वो चाहे सॉइल पे हो या फिर नैनो टेक्नोलॉजी जो भी आ रही हैं उन पे हो। और सर उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय जो पत्थर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, सर ने वहाँ से MSc की है। उसके बाद क्या स्टोरी है उनके PhD की और उसके बाद रूस में जॉब करने की। और जब भी सर को समय मिलता है ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से समय समय पर इंडिया में आते हैं और टाइम देते रहते हैं। उनके सफलता की एक अलग जर्नी है जिनसे हम लोग आज बातचीत करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी पे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितना डिफरेंट है हमारे इंडिया का जो रिसर्च कल्चर है और जो रूस का रिसर्च कल्चर है, खासकर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। उन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सर हैं जिनसे हम लोग ये सब चीज़ें जानेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया के पॉडकास्ट किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। सर्वेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो किसान ऑफ इंडिया का एफर्ट है किसानों के लिए, उसको सलाम, क्योंकि बहुत कम ऐसे चैनल्स या ऐसी जो टीवी शोज़ हैं जो किसानों के लिए इतना बेहतर काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मेरी बात कहने का अवसर मिल रहा है। सर, आप जैसे जब साइंटिस्ट बहुत छोटी सी जगहों से निकल के और विश्व भर में भारत का नाम रोशन करते हैं, अपने ज़िले का अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि लगातार किसान ऑफ इंडिया की टीम इस तरह के काम करते रहे, जिससे हमारे किसानों को काफ़ी सारी सीख मिलती रहे, वो एक सही डायरेक्शन में फार्मिंग कर सकें। बिल्कुल, किसान सिर्फ फार्मिंग ही नहीं करता है। अगर जैसे कि आप बोले कि छोटी जगह से निकल के दुनिया में नाम करना, बिल्कुल, क्योंकि आज जो हमारी जो अगर साइंटिफिक कम्युनिटी की बात करें तो मेरा नाम दुनिया के 2% वैज्ञानिक में है। अगर बायोलॉजिकल साइंस या प्लांट साइंस की बात करें तो वो 0.5% में हमारा नाम आता है, यानी कि बहुत चुनिंदा साइंटिस्ट हैं। रशियन फेडरेशन की बात करें तो मैं सेकेंड टॉप साइंटिस्ट हूँ इन्वायरमेंटल साइंस में, यानी कि सॉइल और पोल्यूशन इन्वायरमेंट में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि रशिया एक बड़ा फेडरेशन है, बड़ी कंट्री है, और वहाँ पे भारत से निकल के छोटी जगह की बात करें तो एक गांव है हमारा
और हमारे पिताजी भी फार्मर थे। अब किसानों की अगर आप बात करें तो ज़्यादातर किसानों के बच्चे ही एग्रीकल्चर में जाते हैं। जी। जिस टाइम मैं पढ़ रहा था उस टाइम तो 100% ऐसा था कि रूरल बैकग्राउंड के गांव से वही बच्चे निकल के एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, क्योंकि वो बचपन से वो सारी चीज़ें देखते हैं तो उनको बहुत इंटरेस्ट था। अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है, तो जो गर्ल्स हैं बाहर वो भी आने लगे, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म आ गया इस एग्रीकल्चर में भी। तो किसानों के लिए सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि वो अपने बच्चों को खेती की पढ़ाई, एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए भी इनकरेज करें, जैसा कि पहले भी बच्चे आते थे। और ये एग्रीकल्चर की पढ़ाई सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है, आप पूरे विश्व लेवल पे अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी आप नाम कमा सकते हैं, और नाम कमाने के साथ पैसा भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है ये भी अब अपडेट हुई है, पहले के जैसी नहीं है कि सैलरीज कम है या सिर्फ जो कारपोरेट के लोग हैं उनके पास ही पैसा है। तो अब इधर भी है, प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो रिस्पेक्ट है समाज के प्रति, जो आप काम करते हैं, आप अपना एक जॉब तो कर ही रहे हैं लेकिन समाज को भी आप कुछ डायरेक्टली दे रहे हैं। तो ओवरऑल मैं दोनों पर्सपेक्टिव से किसानों से ये कहूँगा कि दोनों तरह से उनको बेनिफिट है। पहले तो हम खेती की बातें करते हैं इस चैनल पे, दूसरे उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको पहले से थोड़ा नॉलेज होता है तो उनके लिए ये आसान पढ़ाई हो सकती है और इसमें बहुत बेहतर फ्यूचर वो बना सकते हैं। सर, जब भी हम लोग देखते हैं या जब हम लोग किसी भी साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं और जब ये सुनते हैं कि ये साइंटिस्ट यहाँ पे पहुँच गए हैं, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो या जो भी उस तरह तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी एक लक्ष्य होता है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचें। लेकिन हम लोग जैसे मीडिया फील्ड में भी देखते हैं कि जो भी आज मीडिया फील्ड में चर्चित नाम हैं, तो मीडिया के क्षेत्र में आने वाला हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं उसके जैसे बन जाऊं, लेकिन उनका एक स्ट्रगल जो होता है उसे लोग नहीं जानते कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। हम चाहते हैं कि सर हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे किसान साथी देख रहे हैं या जो कृषि स्टूडेंट देख रहे हैं या जो अदर बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अपना जो स्ट्रगल है कि मतलब पढ़ाई से लेके गांव से निकलकर और रूस तक पहुंचने की एक जो जर्नी है और 2% साइंटिस्टों में अपना नाम शुमार करना अपने वर्क के दम पे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को सर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बात कह रहे हैं कि हम सफल व्यक्ति को जब देखते हैं तो हमें तुरंत लगता है कि हमें इसके जैसा या बनना चाहिए या हम क्यों नहीं बन पा रहे। जो बीच की जर्नी है वो जानना बहुत ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है हर कोई बन सकता है, बस डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। जब मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करनी शुरू की तो बहुत सारे लोग, हमारे गांव के या आसपास के लोग सिर्फ यही कहते थे कि खेती बाड़ी में पढ़ाई क्या करना, क्योंकि या तो यहाँ भी हमारे पिताजी कर रहे हैं या आसपास के लोग कर रहे हैं, इसको तुम पढ़ना चाहते हो, ये धारणा थी। तो बहुत सारी समस्याएं थीं। पहले तो समस्याएं पढ़ने में ही आई कि परिवार वाले जो लोग थे उनको आसपास के लोग आके बोल दिए, भड़का दिए, अरे नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ना क्यों, ऐसी सिचुएशन थी। तो जैसे हमारे पिताजी हैं तो 4 लोग मिल गए, उनको बोल दिए, अब उनके दिमाग में आ गया नहीं नहीं बेटा क्यों पैसा वेस्ट करना है, हम खेती करते हैं या जो रोज़गार है वो करते हैं। ये सब चीज़ें हमने अपने जीवन में देखी। उसके बाद जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था तो सबसे पहले तो जब अप्लाई किया तो हमें आइडिया ही नहीं था कि आईसीआर में भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब ये 25 साल पहले की कहानी है, लेकिन अब चूँकि आधुनिकता है, डिजिटलाइजेशन है, सबके पास इंटरनेट है, तो मुझे लग रहा है आज की जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होंगे अगर कंपेयर करें 25 साल पहले, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे इतनी अवेलेबल नहीं थी कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कैसे जाना है। तो एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसके 4 कॉलेजेस थे, तो जनता महाविद्यालय हमें बीएससी एग्रीकल्चर में मिल गया। उसके बाद सीएसए में हमारा एडमिशन के लिए कॉल आया, तो अब एक बार फीस वहाँ जमा कर दिए तो इतनी पॉसिबिलिटी भी नहीं उस टाइम पे होती थी, या हम डिफरेंस नहीं जानते थे, हमें लगा पढ़ाई यहाँ भी है वहाँ भी तो ठीक है। खैर वो समय गुजर गया। उसके बाद एमएससी का आया। एमएससी हमने कानपुर चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की। यहाँ पे भी एक
प्रॉब्लम खड़ी हुई। हमारी रैंक बहुत अच्छी थी जब मैं जो टेस्ट मैंने पास किया था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो टॉप रैंक में थे वो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर ये सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। मैंने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ले लिया। अच्छी रैंक होने के बाद अच्छी रैंक होने के बावजूद तो सारा हॉल जो है, जो लोग वहाँ बैठे थे शॉक्ड हो गए। मैं ही पहला बंदा था जिसने बोला कि मैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी लूँगा। उसका कारण था कि CSA में ये कोर्स सिर्फ 1 साल पहले ही खुला था, ना तो फैकल्टी थी ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। चूँकि मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि 2000 अगर 4-5 की बात करें तो ये बूमिंग सब्जेक्ट था, लेकिन बूमिंग वहाँ पे था जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ नहीं था। तो खैर अब जब ले लिया तो मुझे लगा कि भाई इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अगेन मैं वही कहूँगा कि दृढ़ निश्चय हो, आप खराब डिसीजन को भी अच्छा डिसीजन बना सकते हैं अगर आपके अंदर वो क्षमता है, आप डिटरमाइंड हैं। मैंने पढ़ाई की, भारतीय दलहन अनुसंधान में हमें रिसर्च करने का मौका मिल गया। डॉक्टर NP सिंह जो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर अभी कुछ दिन पहले ही आई थिंक रिटायर हुए हैं, उनके साथ में। अच्छा, नरेंद्र सर के साथ? नरेंद्र, हाँ, NP सिंह सर। तो उनके साथ में ये मौका मिला तो हम वहाँ सीखे, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट में थ्योरी के अलावा कुछ नहीं था। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या आप सोच सकते हैं कि आज मैं IRI में 2 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। चाइना में करीब 20 यूनिवर्सिटी में मैंने फिजिकल प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ जाके अप्रिसिएशन मिला, लेटर्स हैं। रशिया में हर साल मेरी ऑफिस अगर आप देखेंगे सब जगह पे इस तरीके से लगा। फिर वही पॉइंट पे आते हैं कि ना तो बैचलर अच्छी जगह से कर पाया, ना ही मास्टर्स कोई अच्छी जगह तो थी, लेकिन उसमें भी डिपार्टमेंट अच्छा नहीं था। फिर इसके बाद मैंने ये सोचा कि PhD में जो है कुछ अर्न कर सकते हैं, उसके बाद करेंगे। तो मैं हरियाणा चला गया। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ पर मैं रिसर्च फेलो रहा, SRF बोलते हैं जिसको। उसके बाद CSSRI करनाल में सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत सारे लोग मिले। डॉक्टर गुरबचन सिंह वहाँ पे डायरेक्टर थे, उसके बाद वो ASRB के चेयरमैन बने। तो उनके थ्रू थोड़ा और जानकारी, सब लोग जो कलीग थे, जो और सीनियर्स काम कर रहे थे, तो बोले बाहर से अप्लाई करो। अच्छा देखिए, अब तो डिजिटल एरा है, बहुत आसान है बाहर अप्लाई करना, बाहर इंफॉर्मेशन ढूंढना। इवन किसी और भाषा में है तो भी आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। पर ये जानकारी 20-25 साल पहले नहीं थी। बड़ा मुश्किल था, और खासकर गांव देहात के बच्चों के लिए तो बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो मैं जो है अप्लाई करना शुरू किया, रैंडम एप्लीकेशन भेजता था इस प्रोफेसर को, इधर जो हमारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड थे। फिर मैं 3 यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। चाइना का थोड़ा बाद में आया, पर वो दोनों कंट्रीज़ में उस टाइम पे इंडियन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जा सकूं। फिर मैं चाइना चला गया, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस में। जाने के पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स थे, जैसे फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे, सब लोग नेगेटिव फीडबैक ही दे रहे कि वहाँ पे ऐसा है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि कम से कम कुछ तो सीखेंगे, क्योंकि जब आप गाँव से निकल के शहर में जाते हैं तो आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। फिर शहर से निकल के बड़े शहर जैसे दिल्ली जैसे शहर में आते हैं तो बहुत सारे लोग, अलग अलग कल्चर के लोग मिल जाते हैं, पूरे भारत से लोग रहते हैं। लेकिन जब आप विदेश चले जाते हैं तो कल्चर भी अलग हो जाता है, लोग कैसे जीते हैं वो भी अलग हो जाता है, यानी कि बहुत सारा बदलाव आता है। अपने जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन का मतलब जहां आप रह रहे हैं और इजी लाइफ मिल रही है आपको, कि मम्मा ने खाना बना दिया, पिताजी ने सामान सब दे दिया, ये कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहे तो अचीव नहीं कर सकते कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग। जीवन वहीं शुरू हुआ वहीं ख़त्म होना, ये हमारा मनुष्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर मैं चाइना में गया, वहाँ पे मैंने रिसर्च किया, एक प्लेटफॉर्म बनना शुरू किया। यानी कि MSc पास करने के बाद चाइना में भी कुछ ऐसा बहुत खास नहीं हुआ, लेकिन वो एक ट्रेनिंग पीरियड ज़रूर रहा। इस दौरान अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो जीरो थी। कई बार तो ऐसा होता था कि पिताजी से बोलना पड़ता था कि पैसे दे दो। तो ये सारी सिचुएशंस लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि 6-7 साल का स्ट्रगल। उसके बाद मैं जब फाइनली रशिया पहुंचा तो फिर मैंने आपको जैसे बताया भी था कि 2018 के बाद
18 से लेके 25 तक मैंने वो करा। हालांकि ग्राउंड पीछे से ही था, क्योंकि 2005 से ही मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो ग्राउंड तो वो था, लेकिन जो अचीवमेंट्स थे, जो रिजल्ट्स थे, हर साल मुझे रशियन फेडरेशन से एक मुझे इवन सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसका नाम है हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट। 2020 से लेके अभी तक मुझे हर साल वो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रिसिएशन हर साल मिलता है, और सिर्फ मैं ही हूँ जिसको वो अप्रिसिएशन लेटर मिलता है। तो चूँकि मेहनत पीछे से थी कई साल, अब इसमें अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब कर लेते या आप अपने जो उद्देश्य है उससे भटक जाते, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट शुरू से था कि मैं रिसर्च करूँगा, तो इसी पे चलता रहा। और अभी मेरे पास 18 प्रोजेक्ट हैं। 18 प्रोजेक्ट यानी कि बिलियंस ऑफ रूबल्स की बात करें, इतना उसमें फंड है। इंटरनेशनली मैंने 3 प्रोजेक्ट किए हुए हैं। ब्रिक्स किया है, जो ब्राज़ील, चाइना, एक 5 कंट्री का ग्रुप है, उसका मैं उस प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट किया 3 ईयर। एक राइजोस्फेरिक का प्रोजेक्ट है जिसमें हम बैरन लैंड में प्लांट्स या कोई भी जो वेजिटेशन है उसको ग्रो करना चाहते हैं। तो ये सब लैंडमार्क वर्क हैं जो कि रशिया की टॉप उसमें आता है, और जब भी कोई पॉलिसी से रिलेटेड मीटिंग होती है वहाँ पे वो भी हमें बुलाते हैं। यानी कि अगर आप पीछे देखें तो वहाँ पे आप कभी नहीं सोच सकते थे कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और अभी भी नहीं सोच सकते कि आगे कहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये सब एब्रप्ट है। लेकिन हमें प्रेजेंट सिचुएशन देखनी चाहिए और उसी को बेहतर बनाना चाहिए। यानी कि अगर हम वो जो हमारा स्ट्रगल पीरियड था, स्ट्रगल तो हर समय ही रहता है, लेकिन जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ना हो, कोई बहुत अच्छी प्लेस ना हो जहाँ आप जॉब कर सकें, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। जब आप थोड़ा सा सेटल हो जाएं तो कंफर्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आपका समय विपरीत हो तो उस टाइम ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे तो वो सिचुएशन रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में मिलेगा, इमीडिएट नहीं मिलेगा कि भाई आज हमने कुछ किया। जैसे फसल भी हम ग्रो करते हैं, आज करते हैं तो 4 महीने 3 महीने के बाद ही उसमें रिजल्ट्स आते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप टॉप इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई कर रहे हों, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे हैं कि आईआईटी और एम्स या आईआरआई इन्हीं सबसे सोचते हैं कि यहीं के लोग जाके साइंटिस्ट बनेंगे। आज आईआरआई हो गया इंडिया की, मुझे लग रहा 35-40 यूनिवर्सिटी में मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स दिए हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट, और क्वेश्चंस भी उनके फेस किए हैं। तो ये इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप खुद कैसे पढ़ रहे हैं। अभी हर कंट्री में 3 तरीके की एंट्रीज होती हैं, चाहे बीएससी लेवल पे हो, एमएससी लेवल पे हो और पीएचडी लेवल पे हो। उन तीनों में तीनों के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को फ्री कर सकते हैं, और वहाँ पे रहने के लिए भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ यूएसए, यूके और ऐसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर के जो बच्चे होते हैं वो रूरल बैकग्राउंड के होते हैं। बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज का इशू होता है। अब उनको लगता है मुझे इंग्लिश ही नहीं आती तो मैं विदेश कैसे जा सकता हूँ। अरे भाई, आप दुबई में देखिए ना, हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश क्या सही से हिंदी नहीं आती, भोजपुरी बोलते हैं या तमिल बोलते हैं, और वहाँ पे जाके नौकरी कर रहे हैं। साइंस में भी ऐसे ही है। आप ऐसी कंट्री चुनिए, रशिया चुनिए। रशिया में वो आपको पहले लैंग्वेज पढ़ाएंगे, उसके बाद बोलेंगे बीएससी करो, एमएससी करो विद स्कॉलरशिप। ओपन डोर प्रोग्राम्स हैं, यानी हर कंट्री की एक नेशनल स्कॉलरशिप होती है, वो फेमस होती है। आप उस कंट्री का नाम डालेंगे और वहाँ पे भी ये भी नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही जाएंगे। वो लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, प्लांट साइंस ऐसे करके एक ग्रुप बना दिया। अब उसमें ये मतलब ही नहीं है कि एक्सटेंशन वाला नहीं जा सकता। इंडिया में ऐसा है, आई थिंक अब जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये ख़त्म कर रहे हैं कि बीएससी के बाद ही एमएससी करेंगे, या इस सब्जेक्ट से बीएससी किया है तो इसी सब्जेक्ट से एमएससी या पीएचडी करेंगे। तो ये बाहर ऐसा नहीं है। जापान है, वो अपनी लैंग्वेज पढ़ाते हैं। भाई आपको इंग्लिश में मौका नहीं मिला बेहतर कर पाने का, जाओ जापानीज पढ़ो, वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाओ। ओवरऑल आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। अगर सर हम आपकी रिसर्च की बात करें जो आपके नैनोटेक पे है और सॉइल पे है, खासकर से जो एक आपका सबसे फेमस रिसर्च है कि जो बंजर भूमि है वहाँ पे हम लोग किस तरह से कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी बताएं कि वो क्या रिसर्च है और उसमें कितने दिन का आपका, कितने सालों का स्ट्रगल रहा और वो किस तरह से फार्मर्स के लिए इफेक्टिव है। अगर हम रिसर्च की बात करें
तो मैं 2000 लगभग 10 साल हो गए हमें जो नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। ऑर्डिनरी रिसर्च क्या होती है कि हमने 4-5 पैरामीटर ले लिए कि भाई हमें प्लांट पे इस मटेरियल का इफ़ेक्ट देखना है। तो एक पोट लगा दिया जिसमें मटेरियल नहीं डाला, 3 लगा दिए, मटेरियल डाला, अलग अलग डोज में डाला, अब बोल दिए रिसर्च। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट ओरिएंटेड वर्क। लेकिन जब आप मैकेनिज़्म या कोई ये उसके पीछे की मैकेनिज़्म क्या है, उसके पीछे की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या है वो जनरेट करते हैं, उसमें समय लगता है। तो हमारा काम यही था। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने नैनो मटेरियल के ऊपर काम करना शुरू किया। लिटरली 2000 सन से शुरू हुआ, पर 2012 तक इतना ज़्यादा सिंथेसिस। नैनो क्या है कि एक कोई भी मटेरियल, आप इवन मेटल ले लीजिए, ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ट्रेस ले लीजिए, उसको अगर हम इतना छोटा कर दें केमिकली, बायोलॉजिकली, किसी भी प्रोसेस के थ्रू कि नैनो स्केल पे आ जाए, यानी कि उसकी जो साइज़ है वो इतनी छोटी हो, इतनी बारीक हो जाए कि नैनो स्केल पे आ जाए, तो उस टाइम पे उस मटेरियल का या उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदल जाएंगी। जैसे जिंक है ना, मेटल है, अगर इस मेटल को हम नैनो स्केल पे ले जाएं, इतना छोटा कर दें, प्रोसेस कोई भी हो सकती है, बायोलॉजिकल, केमिकल, तो वहाँ पे ये फिर ट्रांसपायरेंट हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में मिरर्स लगते हैं जी, तो स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम आई कि भाई इन मिरर्स को कैसे क्लीन करें, तो मुश्किल होता था। फिर टिटेनियम नैनो पार्टिकल्स बनाए, नैनो अगेन में टिटेनियम मेटल, फिर उसके बाद टिन हो गया ना, मेटल हो गया, तो उसको नैनो स्केल पे ले गए, नैनो स्केल पे प्रॉपर्टीज़ बदल गई, उस ग्लास पे पेंट कर दिया। अब उस पर आपका जो बारिश के बाद उस पर स्पॉट बनना या बहुत सारी चीज़ें हैं वो बनेंगी ही नहीं, क्लीन रहेगा। तो इस तरीके से नैनो मटेरियल का एग्रीकल्चर में बड़ा यूज हुआ, क्योंकि नैनो स्केल पे इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। तो पहले तो 10 साल सिंथेसिस पे कैसे बनाएं, तो उस पे सारे साइंटिस्ट ने काम किया, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, कैरेक्टराइजेशन उसका कि क्या है ये मटेरियल, इस स्केल पे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हमारा काम जो शुरू हुआ, हमने उस मटेरियल को इन्वायरमेंट में या सॉइल सिस्टम के अंदर वो कैसे नुकसान कर सकता है ये जानने की कोशिश की। और इसके साथ ही हम ये प्रयास कर रहे थे जानना कि अगर ये प्लांट के अंदर जाता है, कोई भी पौधे में जाता है जी, तो या तो रूट के थ्रू जाएगा, जड़ के थ्रू, या ऊपर से अगर हमने स्प्रे किया तो वहाँ से जाएगा। अब जाता है तो कहाँ रुकता है, कहाँ पे कैसे ये फंक्शन करता है, मैकेनिज़्म क्या है, तो इस पे हमने अलग अलग डोज। अगर ये मैकेनिज़्म जान गए आप, जैसे कि हमने रिवील किया है, ये मैकेनिज़्म जानने से फ़ायदा ये है कि मान लीजिए ये पत्ते में जाना चाहिए, आपका मन है कि भाई पत्ते में जाए तो ज़्यादा इस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो हम उसको उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपली अगर एग्जाम्पल लें, जैसे हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो वो क्या है, टारगेटेड उसका इम्पैक्ट होता है, यानी कि अगर यहाँ इम्पैक्ट कराना है तो यहीं पे आएगा, है ना। इसी तरीके से हम नैनो मटेरियल के केस में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये सारा कुछ आता है, हमारे पास, मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ फॉर एग्जांपल इसका, तो हमारे पास टीम है अलग अलग स्पेशलाइजेशन की, कि कोई फिजिक्स में बहुत अच्छा है तो हम उसकी फिजिक्स की टेक्नोलॉजी को हमने बोला भाई हमें ये बताइए कि इसमें रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं या इसकी जो मॉनिटरिंग है वो आप बताइए। तो उन्होंने बताया, वो सिंथेसिस करने में एक्सपर्ट्स हैं, तो हमने बोला भाई हमें आप इस तरीके का कोटेड मटेरियल दीजिए, तो वो कोटेड मटेरियल हम यूज़ करें ताकि अगर मिट्टी में डालें तो सीधे प्लांट को ही मिले। तो बहुत सारे स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में, ये हमारा उद्देश्य था जो हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। तो इसमें हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जनरेट की, 500 से भी ज़्यादा पब्लिकेशन किए इस अलग अलग एस्पेक्ट पे, स्टूडेंट्स के थ्रू, बच्चों के थ्रू, जबकि बहुत बड़ा लैंडमार्क है 500, बहुत सारे साइंटिस्ट पूरा लाइफ। अब चूंकि समय बदल चुका है जी, पहले हम ये पब्लिकेशन का भी बड़ा लिमिटेड रहता था, और ऐसे भी नहीं है कि 10-10, 15-15 इम्पैक्ट में हमारे पब्लिकेशन है, जो कि बहुत ड्रीम रहता है साइंटिस्ट का भी और बच्चों का भी कि ऐसे जर्नल्स में पेपर आएँ। तो उसके बाद अभी जो रिसेंटली हम वर्क कर रहे हैं उसमें हम बायोचार ले रहे हैं। बायोचार क्या है, जैसे कोई भी
मटेरियल एग्रीकल्चर बेस्ड है। जैसे चाहे कूड़ा ही कह लें, उस कूड़े को अगर हम एक बंद स्ट्रक्चर में, जो मशीनरी है, हाई टेम्परेचर पे 400 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उस टाइम पे वो बर्न हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं उसमें, एनारोबिक सिचुएशन, आई मीन ऑक्सीजन नहीं होता है उस सिचुएशन में, तो वो सीधे के सीधे कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई पोल्यूशन नहीं निकलता, और वो जो मटेरियल बना कार्बन मटेरियल, उसको हम बायोचार बोल देते हैं। तो बायोचार में चूंकि वो डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है, और वो बहुत ही स्पेसिफिक मटेरियल बन जाता है खेती के लिए, क्योंकि उसमें पोरोसिटी है। माइक्रोब्स जो एग्रीकल्चर में सूक्ष्म जीव होते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बिना सूक्ष्म जीवों के यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मिट्टी में डिकम्पोजिशन नहीं होता। मतलब कोई भी मटेरियल अगर आप डालेंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा किसी और चीज़ में, यानी कि सड़ना जिसे हम बोलते हैं वो नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे जो भी पत्तियां गिर जाती हैं खाद का एक रूप ले हाँ, खाद का रूप। अब उनको वो सड़ाता कौन है? माइक्रोब्स, है ना, सूक्ष्म जीव। अब ये सूक्ष्म जीव चूंकि पिछले 7 दशक से 1960 के बाद जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया जी, तो उस टाइम से हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जो रासायनिक खादें हैं डाल रहे हैं, हर साल डाल रहे हैं, एक साल में 3 बार डाल रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो रासायनिक खादें भी मिट्टी में बचती रहती हैं, पौधा सारा तो लेता नहीं है। अब वो मिट्टी में आते आते वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो सूक्ष्म जीवी कृषि के लिए उपयोगी थे, जो सड़ाते थे, डिकम्पोजिशन करते थे, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते थे, वो खत्म होते चले जा रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर भी खत्म हो गया। तो अब हम सिर्फ न्यूट्रिएंट दे रहे हैं ना, रासायनिक खादों के रूप में भी न्यूट्रिएंट दे रहे हैं कि न्यूट्रिएंट डाला उतना ही पौधा ग्रो हो गया। यानी कि मिट्टी की जो अपनी क्षमता थी, जिसके थ्रू वो अपनी तरह से अपने आप को उर्वरक बनाए, वो क्षमता खत्म होती जा रही है, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो खत्म हो गए। अब इसी का हमारा टारगेट है कि उस कंपोनेंट को हम नेचुरली कैसे रिस्टोर करें, क्या ऐसे मटेरियल्स हैं। तो इस केस में बायोचार है, नैनो बायोचार है, नैनो मटेरियल है, ये बहुत उपयोगी हैं। और चूंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, जैसे बायोचार है तो उसमें पोरोसिटी है जी, यानी कि उस पोरोसिटी का मतलब एक होल्स हैं, उन होल्स में माइक्रोब्स आ जाते हैं, बैठते हैं, उनको अच्छा घर मिल जाता है, उनकी जो हम लिटरली कहें कि परिवार जो है उनका वो बढ़ता जाता है, यानी उनकी फंक्शनैलिटी बढ़ती है। जब लोग ज़्यादा होंगे तो वो भी अपना काम करेंगे, यानी ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, या जो डिकम्पोज हो रहा है मटेरियल उसकी प्रोसेस को बढ़ाएंगे, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेगा। और इसी के थ्रू जैसे बायोचार में और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। ये अगर मिट्टी में कोई प्रदूषण है, खासकर जो भारी धातुएं, हैवी मेटल बोलते हैं उनको, तो उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्ब वाली जो प्रोसीजर है ये केमिस्ट्री है, कि वो कैसे उनको एब्जॉर्ब करके अपने सरफेस पे बाइंड करता है। तो इन सारी चीज़ों पे जो हमारा रिसर्च चल रहा है, तो इसका टारगेट ये है, एक तो हम जो प्रदूषित मृदा है, मिट्टी है, उसको कैसे दोबारा कृषि योग्य बनाएं, क्योंकि मिट्टी जो कृषि योग्य मिट्टी है वो घटती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। क्योंकि बहुत सारे आप ये जो मानव द्वारा जो उद्योग धंधे हैं, रेलवे लाइंस हैं, रोड्स हैं बड़े बड़े, तो ये कृषि की जो कृषि योग्य मिट्टी है उसको यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इंडस्ट्री हैं बहुत सारी, जो कारखाने हैं जो पोल्यूशन निकाल रहे हैं, वो भी मिट्टी में ही आ रहा है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली मिट्टी ही पोल्यूशन का घर बनती चली जा रही है, क्योंकि हम सोना ढूंढ रहे हैं मिट्टी, वो किसी खदान में, अब सोना तो निकला लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो भी आ गए, निकल रहे हैं। प्लास्टिक नया एक पोल्यूशन है। जैसे प्लास्टिक अब भारत में शायद उतना यूज नहीं होता, लेकिन प्लास्टिक से नैनो प्लास्टिक बन जाता है। मैंने फिर बताया नैनो क्या है, कि कोई भी मटेरियल उसकी साइज इतनी छोटी हो जाए कि नैनो स्केल पे हो। तो माइक्रो जो प्लास्टिक है वो जो इन्वायरमेंट में होता है ये भी डिग्रेड नहीं होता, मतलब सड़ता नहीं। तो इसमें माइक्रोब्स आते हैं, वो माइक्रोब्स इसको कोशिश करते हैं कि ब्रेक करें, तोड़ें, तो नैनो पार्टिकल बना देते हैं उनके छोटे। और नैनो पार्टिकल ह्यूमन के लिए बहुत नुकसानदायक है, नैनो प्लास्टिक का। कृषि में इतना अभी इस पर रिसर्च नहीं हुआ, हमने शुरू किया है अगर हम सॉइल की बात करें, लेकिन वाटर सिस्टम में बहुत हुआ।
वाटर सिस्टम में जैसे मछली हो गई, झींगे हो गए जो लोग खाते हैं, तो चूंकि वाटर में बहुत सारी पॉलीथीन जाती है जी, तो ये पार्टिकल्स टूट के उनके ऑर्गन्स में चले जाते हैं। मिले हैं, एविडेंस है, रिसर्च है। जैसे हांगकांग में मैं था, एक लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट ने इस तरीके का बहुत डिटेल्ड वर्क प्रेजेंट किया कि देखिए कैसे जो है माइक्रो प्लास्टिक नैनो प्लास्टिक में बदल के और जो मरीन हमारा जीव है उसके अंदर जाता है, क्योंकि वो लोग खाते हैं तो वो फिर ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। कैंसर जैसी बीमारियाँ, कार्सिनोजेनिक होता है, बहुत सारी डिजीज़ पैदा करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हम करंट अपनी रिसर्च कर रहे हैं उसका अगर टाइटल हम बोलें तो राइजोस्फेरिक इंजीनियरिंग, मतलब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू। माइक्रोब्स को भी हम एडिट कर रहे हैं ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़े। जैसे कोई माइक्रोब्स है, भाई हम ह्यूमन हैं ना, हमारी क्षमता है, अगर हम सिंपल हैं तो 30 किलो उठा लेंगे एक हैंड से, है ना जी। और कोई जिम कर लिया तो 50 भी उठा सकता है। तो माइक्रोब्स में भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी कैपेसिटी बढ़े। हम आर्टिफिशियली उनमें थोड़ा अब इनको एडॉप्ट कराना, ये बहुत डिटेल्ड रिसर्च है, तो वो सब बातें मुझे लग रहा है यहाँ पे समझाना थोड़ा आसान नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल जो टारगेट है वो मिट्टी में जो माइक्रोब्स खोते चले जा रहे हैं केमिकल इनपुट के थ्रू, हम उसको दोबारा से ऐसा कैसे बनाएं कि वो अपने आप नेचुरली रिस्टोर करने की कैपेसिटी उसमें आए। सर, अगर हम बात करें कि जो हमारे फार्मर्स हैं तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए कि उनकी जो सॉइल है उसकी हेल्थ सही हो सके, क्योंकि इमीडिएट तो फार्मर नहीं जा सकता, और जो आपका रिसर्च चल रहा है निश्चित रूप से जब वो फाइनलाइज स्टेज पे पहुंचेगा तो उसको फार्मर्स अडाप्ट करेंगे, वो जो भी नई टेक्नोलॉजी निकलेगी तो वहाँ से शुरू होगा। लेकिन अगर कोई फार्मर अभी से जागरूक होता है, आपको हमें देख के सुन के, आप जैसे बहुत सारे साइंटिस्टों को सुन के, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अपने सॉइल के लिए एक मतलब सुरक्षात्मक, अगर हम कहें कि स्टार्टिंग में वो कुछ प्रिजर्वेशन करे कि उसकी सॉइल डैमेज ना हो, या फिर किस तरह से वो फार्मिंग करे, खासकर से सॉइल को लेकर? देखिए कई सारे चैलेंज हैं अगर हम बात करें फार्मर के लिए, चूँकि हम 3 या 4 क्रॉप्स लेते हैं इस रीजन में जी। अब क्रॉप्स भी रोक नहीं सकते क्योंकि आपकी जो इनकम है कम हो जाएगी, और जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं अगर वो नहीं डालेंगे तो आपकी जो उपज है वो कम हो जाएगी। उपज है वो आधी हो सकती है, हो सकता है बिल्कुल ही ना हो। तीसरी जो समस्या है कि अगर इसी तरीके से आप चलते रहे कि भैया हर साल आपने केमिकल डालना है, 3-4 क्रॉप्स लेनी है, तो 10 साल या 20 साल के बाद ऐसा समय आएगा कि आप मिट्टी से कुछ नहीं उगा पाएंगे। जो आप जैसे एक कंटेनर टाइप का हो गया कि कंटेनर में बाहर से जितना मटेरियल डालेंगे, जैसे हम ये लैब में या हमारे ऑफिसेज में पानी में हम पौधा ग्रो कर लेते हैं ना, उसमें न्यूट्रिएंट डालते रहते हैं, यही सिचुएशन बनेगी। मिट्टी से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसका केमिकल, फिजियोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी डैमेज होती जा रही हैं धीरे धीरे। अब इस चीज़ को जैसे आपने बोला बचाएं कैसे, या फार्मर क्या इसमें प्रिकॉशंस ले सकता है ताकि ऐसी सिचुएशन उसके लिए ना बने। जी। तो सबसे पहले तो यही प्रयास करिए कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करिए। एकदम कम करेंगे आपके प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, भारत में संभव नहीं है एकदम से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जाना। जो हमारा जो नेशनल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, हो सकता है भूखमरी जैसी सिचुएशन बन जाए। तो लेकिन जिस रास्ते से हम चल रहे हैं हमें मालूम है ये रास्ता ख़त्म होने वाला है, अब बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते, तो हमें अल्टरनेटिव लेना पड़ेगा। फार्मर को भी यही अप्लाई करना चाहिए कि उसके पास अगर 10 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर लैंड है तो कुछ लैंड को वो इस हिसाब से बदले ताकि उसमें इनपुट कम हो। ऑर्गेनिक मैटर डाल सकता है, जैसे मान लीजिए हम बायोचार की बात करते हैं, भारत में भी शुरू हुआ है जी। लेकिन हर बायोचार को आप कृषि में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बायोचार कार्बन मटेरियल है। अगर सॉइल में ज़्यादा कार्बन हो गया तो सॉइल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। अगर ऐसा मटेरियल, ऐसा बायोचार डाल दिया जो एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट को, तो जो आपके जरूरी तत्व हैं, पोषक तत्व हैं मिट्टी में, वो बायोचार एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि बायोचार रिमेडिएशन के लिए भी यूज़ हो रहा है, अगर जैसे भारी धातुओं के उन्मूलन के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो ये इसको प्रैक्टिस में लाना
उसके पहले पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बायोचार आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे नैनो मटेरियल में हुआ कि आपने देखा पहली साल तो किसानों ने नैनो मटेरियल के जो खादें थी उनको यूज़ किया, फिर दूसरी साल तीसरी साल उतना रिजल्ट ही नहीं आया। अभी ये सिचुएशन आप कभी कवर किए होंगे कि अब फार्मर्स का इंटरेस्ट ही नहीं है नैनो यूरिया या नैनो इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं। लेकिन केमिकल आप बहुत दिन तक नहीं डाल सकते, तो इसके लिए आप अल्टरनेटिव देखिए, जैसे कि आपने बताया या कि पत्तियां गिर जाती हैं, यानी कि हम कंपोस्ट और ये सब चीज़ों के उसमें जा सकते हैं। माइक्रोब्स के कंसोर्शियम मिलते हैं, बाजार में भी हो सकता है इंडिया में भी अवेलेबल हो, जैसे राइजोबैक्टीरिया है जी, मिलते हैं ये सर। मिलते हैं, ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा, तो जैसे आपके खेत में गेहूं काटने के बाद या राइस का हार्वेस्ट होने के बाद जो रेसिड्यू बचता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम कैसे हिंदी में, जो रेसिड्यू बचता है तो उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं ताकि नेचुरली वो उसको डिग्रेड कर दे। IARI डिकम्पोजर भी आता हाँ, है, डिकम्पोजर इस स्प्रे तरीके की। करते हैं। अब इससे फर्क तो यील्ड पे पड़ेगा, लेकिन आप उस रास्ते पे चले जाएंगे जहाँ धीरे धीरे नेचुरल रिस्टोरेशन जो सॉइल की अपनी उर्वरकता है वो बनाएगा। तो यानी कि आप अपने फार्म पे भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कंपोस्ट का यूज़ करें, है ना, जो फार्म यार्ड मैन्यूर है वो यूज़ करें। सर जैसे आप नैनो की बात किए, भारत में इस समय नैनो यूरिया, नैनो DAP का काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है उसको कि फार्मर्स इनको अडॉप्ट करें। और अभी सिलीगुड़ी के जो इफ़को के डिविजनल ऑफिसर हैं वो हमारे यहाँ आए थे पॉडकास्ट में, और उनसे हम लोग बातचीत किए तो वो एक सैंपल भी लेके आए थे DAP जो नैनो है और नॉन DAP, तो उन्होंने उससे बीज शोधन किया था धान का, और उसमें ग्रोथ दिखाया कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना इफेक्टिव है, या फिर अभी हम लोगों को तरीका नहीं आ रहा है उसको यूज करना तो फार्मर्स की यील्ड कम हो रही है? क्योंकि फार्मर्स अभी उस चीज़ को उतना तेज़ी से अडॉप्ट नहीं कर रहा है जितना तेज़ी से उसको प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, एक तो अभी जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जो मैंने फिर बताया, ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये किसी भी और पार्टिकल के साथ भी, यानी दूसरे कणों के साथ भी बहुत जल्दी से मिक्स हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब रही बात एक्सपेरिमेंट की, कि लैब कंडीशन में या आप एक कंट्रोल्ड कंडीशन में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फील्ड कंडीशन में बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है ना, उस पर भी वेरिएबिलिटी आती है, सॉइल कैसी है वो भी मायने रखता है। अब नैनो ये स्पेसिफिक मटेरियल है, एडॉप्टेबिलिटी उसकी सबसे बड़ा चैलेंज है कि मान लीजिए यूपी में ही कितने सारे इकोलॉजिकल रीजन हैं जी, है ना, उन रीजन्स की जो सिचुएशन है मिट्टी की अलग अलग वो कैसी है वो भी देखना पड़ेगा। अब आप कोई मटेरियल बनाए, हो सकता है लैब में बेहतर रिजल्ट दे, जैसे नैनो की ही हम बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही है फार्मर की तरफ से? एक्सेप्टेबिलिटी उसका कारण यही है, ये मटेरियल बहुत स्पेसिफिक है, अभी फुल फ्लैज इसके बारे में जानकारी नहीं है कि अगर 5 साल तक मिट्टी में रहा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। अब डिपेंड करता है किस तरीके का मटेरियल है, कौन सी प्रोसीजर बनाने में यूज़ की गई। अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बनाया है या केमिकली सिंथेसाइज है। ये साइंटिफिक चैलेंज भी है, फार्मर की तो बात अलग है। अब कोई कंपनी किसी चीज़ को प्रमोट करती है, वो उसका अपना एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब मटेरियल आज आपने बना दिया, 2 महीने बाद उसकी क्या सिचुएशन होगी, या 2 साल बाद क्या सिचुएशन, क्या वही प्रॉपर्टीज़ रहेगी उसमें, जैसे हम बोलते हैं ना एक्सपायरी डेट। जी, तो इसका एक्सपायरी डेट, इसको स्टोर करने का तरीका, इसको स्प्रे करने का तरीका, कितना स्प्रे करना चाहिए, किस सिचुएशन में करना चाहिए, कौन सी मिट्टी में करना चाहिए, किस फसल पे होगा, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड होनी चाहिए। रशिया और इंडिया के फार्मर की सिचुएशन भी अलग है। रशिया में एक फार्मर के पास लगभग 2000 से लेके 5000 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है, यानी कि बड़ा किसान है,
बहुत बड़ा, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी वहाँ पे ज़्यादा है, तो मशीनरी यूज़ करता है। वो फार्मर भी एजुकेटेड ही रहता है, वो उसको खेत में कटाई करनी है तो वो ऑटोमेशन यूज़ करता है, यानी कि मशीनें हैं, रोबोटिक मशीन है, वो उस हिसाब से वो उसको गाइड कर देता है, लेबर कम लगती है। गिने चुने फार्मर्स ही हैं, मतलब एक इस एरिया का हो गया, फिर दूसरे एरिया का, हम उनको जाके अच्छे से समझा देते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी मुश्किल ये है कि छोटे छोटे फार्मर्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं जो इनोवेशन के बारे में जानते नहीं हैं, या उनको आप बताते हो तो उन्हें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल डालेंगे तो हमारी यील्ड बढ़ जाएगी। जी, ये निश्चित रूप से भ्रांति है यहाँ की। हाँ, ये भ्रांति है। तो उससे क्या होता है कि वो साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, वो मिट्टी में मटेरियल बना रहता है। नैनो का एक्सेप्टेंस इसीलिए नहीं हो पाया कि ये थोड़ा सा जल्दी रहा। देखिए, लैब कंडीशन में रिजल्ट्स लेना अलग सिचुएशन है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। एक फसल का जो बिहेवियर है वो अलग होता है ना। एक दलहन फसल वाली और आप एक सीरियल्स ले लीजिए, दोनों का बिहेवियर अलग है, जो उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वो भी अलग है। जब सर हम लोग फील्ड पे निकलते हैं तो फार्मर से हम लोग भी पूछते हैं कि आखिरकार आप लोग क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। उनका कहना ये होता है कि ये जो नैनो यूरिया, नैनो DAP है, इसका असर बहुत लेट होता है, और जो हम लोग कट्टे वाली लाते हैं, जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं, वो आज शाम को डाले, कल दोपहर तक आपको असर फील्ड पे दिख जाएगा। तो क्या ये भी चीज़ है एक कि वो धीमे धीमे असर करती है चीज़ें? नहीं, देखिए, जो अब बहुत डिटेल तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि मैं इंडिया में मैंने काम भी ज़्यादा नहीं किया, और एग्जैक्ट जो रियल सिचुएशन जैसे आपने बताया, ये कारण भी हो सकता है कि, पर फिर आगे वही बात आती है कि मटेरियल को आप बेहतर तरीके से जब तक स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे अलग अलग इकोलॉजिकल रीजन पे, बिना स्टैंडर्डाइज करे अगर आप मार्केट में उसे भेजते हैं तो फिर इस तरीके के फीडबैक आएंगे। अब जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र है, मान लो यूरिया ही मान लो, यूरिया का इम्पैक्ट तुरंत होता है, क्योंकि वो जैसे ही आप डालते हो पौधा उसको लेना शुरू कर देता है। अब नैनो मटेरियल में इवन मोर क्विक होना चाहिए, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स आपने स्प्रे किया, इमीडिएट प्लांट के अंदर जाना चाहिए, या पानी के साथ दिया है तो भी वो सॉइल में तुरंत जाना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके का मटेरियल है, लेकिन इम्पैक्ट इसका ज़रूर पॉजिटिव है लैब कंडीशन में, जो मैंने देखा है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। टॉक्सिक भी है, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो फिर वो सारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और फार्मर फ्रेंडली इसको बनाने की ज़रूरत है, और चूँकि मटेरियल बहुत थोड़ा होता है तो जो प्रैक्टिस है एप्लीकेशन की, कब डालना चाहिए, है ना, फसल उगाने के थोड़े समय पहले या बाद में, यानी कि वो क्रिटिकल स्टेजेस जो हैं, जैसे गेहूं की अगर हम बात करें तो उसमें क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, इस स्टेज पे पानी देना है, जोन स्टेज है, हाँ, उसके बाद कल्ले फूटते समय, इस तरह करके 5-6 स्टेजेस हैं। तो इस तरीके से हमें नैनो मटेरियल या नैनो इन्हांस जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उनकी क्रिटिकल स्टेजेस जाननी बहुत ज़रूरी हैं, कि जर्मिनेशन के टाइम पे देना बेहतर है या जब प्लांट्स 20 दिन का हो जाए तब देना। तो वो स्टैंडर्डाइज करना अभी बहुत ज़रूरी है, फार्मर तभी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया, फार्मर ये नहीं सोच रहा है कि उसकी मिट्टी कितनी ख़राब हो रही है या पर्यावरण कितना ख़राब हो रहा है, उसको सिर्फ ये चाहिए कि उसने आज कोई अगर इनपुट किया है तो कल उसको आउटपुट दिखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लेना चाहता है। लेकिन बीइंग ए साइंटिस्ट या पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट, इनको सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये प्रैक्टिस हमारे देश के लिए, हमारी जनरेशन के लिए बेनिफिशियरी है, कब तक आप अप्लाई करेंगे। जैसे रशिया की बात करें तो उनकी मिट्टी में 4 से लेके 6% तक ऑर्गेनिक मैटर है, और यहाँ पे 0.5 लेस देन 1% ऑर्गेनिक मैटर बचा है, क्योंकि इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, बार बार आप इनपुट कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, उनके रेसिड्यू आ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे, इस पे कोई बोलना नहीं चाहता, बहुत सारी जो डेथ होती हैं वो इसलिए, उसका कारण कहीं ना कहीं ये फूड भी है, जो फूड में कंटामिनेशन है वो है, कैंसर्स हैं, वो भी एग्रीकल्चर जो फूड है उसकी वजह से होता है। अब चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो हम इन सब चीज़ों पे उतना स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप यूरोप या रशिया की बात करें, काउंटेड लोग हैं, तो हर लोगों का जो लाइफ का क्या बोलेंगे कि जो लाइफ साइकिल उनकी जो हाँ है, जो मतलब बहुत स्पेसिफिक है। चाहे मेडिसिन्स की बात करें, बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं,
फील्ड कंडीशन में या एग्रीकल्चर में या फूड में। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब इधर कोई इतना कहाँ कोई अटेंशन दे रहा है कि भाई आप कंटामिनेटेड फूड, आपकी जो सॉइल है उससे कितना एलिमेंट्स जा रहा है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो जो प्रोडक्शन है वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो स्टैंडर्ड है उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे। राइस में आर्सेनिक है, यहाँ के लोग खा रहे हैं। तो कहने का मतलब है सेफ एग्रीकल्चर को हमें लाना बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ जो पॉलिसी मेकर्स है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उस लेवल पे हैं, जिनके हाथ में डायरेक्शंस है, वही कर सकते हैं। साइंटिस्ट उसको इनकरेज कर सकता है कि भाई इससे अब ज़्यादा दिन हम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे रशिया में पिछले 25 सालों से जो रशियन गवर्नमेंट है उसका बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो सॉइल पे है कि सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट फंड हुए हैं। वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि हम जो केमिकल्स को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। तो यही ज़रूरी है क्योंकि एक टाइम के बाद ये केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको यील्ड नहीं देंगे क्योंकि जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो ख़राब होता जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो भी कंपोनेंट्स हैं। सर, जो आप बायोचार की बात किए तो हमारे यहाँ अधिकतर फार्मर ये करते हैं कि जो भी उनका रेसिड्यू होता है फील्ड पे उसको जला देते हैं और उनका ये कहना है कि ये हम सदियों से जलाते आए हैं और इससे हमें कार्बन मिलता है। तो क्या, जबकि साइंटिस्टों का ये कहना है कि उसको जलाने के बाद मिट्टी भी हार्ड हो जाती है, लेकिन फार्मर बार बार वही कह रहे हैं कि हमें मतलब नहीं है, हम लोग जलाते हैं और हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो इसमें आपका क्या कहना है और आपकी क्या इसमें राय होगी? देखिए, जो बायोचार है मैंने फिर बताया है तो वो बर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही हम बनाते हैं, लेकिन जो हमारे बनाने की प्रोसीजर है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, टेम्परेचर 600 डिग्री तक जाता है। यानी कि एक रॉ मटेरियल जो खेत में आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से डायरेक्ट वो कार्बन में कन्वर्ट होता है। इस दौरान उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। यानी कि सडन चेंज, जैसे आप कभी मिल्क के बारे में सुने हो कि पस्चुराइज्ड मिल्क, जी है ना, तो वो हाई टेम्परेचर पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास्चुराइज किया जाता है जिससे उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। सिर्फ माइक्रोब्स किल होते हैं, कोई और जो मिल्क का जो कंपोनेंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। अगर आप एकदम बर्न करेंगे तो दो नुकसान होते हैं। एक तो जो मटेरियल आपका बन रहा है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी डैमेज हो गए, और दूसरा कार्बन निकलता है ना, जो बर्न करने के बाद वो एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रहा है। अब फार्मर जो आप कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि सदियों से चलता आ रहा है, तो इसके कई सारे कारण हैं। अब मान लीजिए कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें फास्फोरस है जी, फास्फोरस को हम एज ए फंजीसाइड, या कॉपर है, कॉपर को हम एज ए फंजीसाइड भी यूज कर लेते हैं या बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो उसने डाला फील्ड में और उसको इम्पैक्ट दिखा तो उसे ऐसा लगता है कि ये इफेक्टिव है। ये जो धारणाएं हैं ये गलत है, ये बदलने की ज़रूरत है। जिसका बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल भी है, एक साइंटिस्ट का मैं नाम लेना चाहूँगा, जेएनयू में है प्रोफेसर दिनेश मोहन। अगर आप कभी उनका इंटरव्यू करें तो उनके साथ मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। उनको अगर हम कहें कि बायोचार में अगर इंडिया में किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो वो इन्वायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर दिनेश मोहन है। दुनिया में जाना माना नाम भी है उनका। उन्होंने कई सारी टेक्निक्स या कई सारे जो सस्ते इन्वेंशंस किए हैं, जिससे कि जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो ट्रैश की बात कर रहे हैं, जस्ट आप उसको इकट्ठा करिए, क्ले से उस मटेरियल को आप ढक दीजिए और नीचे आप बर्न कर दीजिए। तो उसमें वही प्रोसीजर आ गया कि आप ओपन बर्निंग कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फार्मर आसानी से अडॉप्ट कर सकता है। हालांकि शायद उनके पास नेशनल प्रोजेक्ट भी है इंडिया के लिए। अब एग्जैक्टली वो कितने ज़्यादा पॉपुलराइज उस टेक्नोलॉजी को वो हो पा रही है या वो कर पा रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ऐसा लगता है कि फार्मर को ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी आप लीजिए, या आप उस रेसिड्यू को किसी भी माइक्रोब्स के थ्रू
डिग्रेड करने की कोशिश करिए, उसी में आप थोड़ा पानी और वो सब बहुत सारी प्रोसीजर हैं ऐसी कि माइक्रोब्स आपने डाल दिया वाटर के साथ मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा के और आपने उसको प्लाउ कर दिया जी। तो उस केस में ऑर्गेनिक मैटर में वो कन्वर्ट हो जाता है, मिट्टी भी फर्टाइल हो गई और इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूशन नहीं हुआ। सर अगर हम लोग बात करें, जैसे आप इंडिया में भी काफ़ी सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जब भी आपका इंडिया आना होता है या फिर ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़ते हैं, और आप रसिया में काम कर रहे हैं, अलग अलग विश्व भर में आप जाते हैं, जो रसिया का कहें कि रिसर्च प्रोसेस है और जो इंडिया का रिसर्च प्रोसेस है, दोनों में कितना डिफरेंस है? वैसे तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं यहाँ के साइंटिस्ट से भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, अगर मैं रिसर्च की बात करें तो रिसर्च तो अब ग्लोबली अब हम एक जैसे ही कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारा जो फंड है रिसर्च में वो सिर्फ ऑर्डिनरी रिसर्च में जाता है, यानी कि जो हम कर लिए हैं उसी को रिपीट करते रहते हैं। आप ICR का अगर कंट्रीब्यूशन देखें एग्रीकल्चर में, तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तब भी हमारे पास बहुत सारी तकनीकी बाहर से आई थी, इवन सीड्स भी बाहर से आए थे। अब भी एट प्रेजेंट में क्या कोई बहुत लैंडमार्क ऐसा रिसर्च हुआ है क्या जो एग्रीकल्चर को बदल रहा हो या सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा रहा हो? तो एक ये क्वेश्चन है। इवन अब हम रशिया की या बाहर की बात करें, क्योंकि हम उसी चीज़ को चाहे इरिगेशन की जो मेथडोलॉजी हैं, मेथड्स हैं, उसमें भी हम इजराइल से लेते हैं, ड्रिप और है ना, स्प्रिंकलर, और ऐसे ही जो बाकी तकनीकी हैं, बहुत सारी ऐसी तकनीकी सीड्स हैं जो बाहर से हम लेके आते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है, जैसे रशिया में अगर हम बात करें तो रशिया में जो साइंटिस्ट की पोजीशन है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, टेन्यूर बेस्ड पोजीशन है। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे तो आप टर्मिनेट हो सकते हैं, कोई भी स्टेबल नहीं है। हर साल आपको आपके जो टारगेट्स हैं, जो एम्स हैं, उनको दिखाना रहता है। हमारे सिस्टम में बहुत बार ऐसा लगता है कि जो एक बार स्टेबल हो गया तो उसे लगता है कि अब हमारे जो जॉब है उस पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम चाहे काम करें अथवा ना करें। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है वो लगता है कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है साइंटिस्ट के वर्क में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो। यानी कि इतना वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में एंगेज होता है कि उसको जो स्टूडेंट्स आई मीन वही एक हैं जो मेन रिसर्च करने वाले हैं, उनके साथ भी डिस्कशन का मौका नहीं मिलता। एक और कल्चर जो डिफरेंट है रशिया में, जैसे हम लोगों के यहाँ पे डिफरेंस नहीं है टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट और स्टूडेंट के बीच में, या कोई भी बाहर से आ जाए, कंपनी वाला आ जाए तो अपनी बात को आसानी से वो बोल सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा कई बार लगता है कि अगर आप किसी से टाइम भी मांगें तो बहुत दिनों तक हो सकता है आपको वेट करना पड़ सकता है। उसका कारण भी है कि वो बहुत बार बिजी है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में, तो साइंस से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में जो साइंटिस्ट बिजी है ये कम होना चाहिए। और रिसर्च थोड़ी सी ऐसी हो जो फार्मर फ्रेंडली हो, आई मीन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो। कितने सारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं, PhD जिनको हम बोलते हैं, 3 साल 4 साल वो वर्क करते हैं, सिंसियरली करते हैं, लेकिन उनको टास्क जो देता है वो सुपरवाइजर होता है, उसका बॉस या साइंटिस्ट होता है। अब वो टास्क ऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए कि भाई इस पे काम हुआ है, दूसरे छात्र ने धान पे काम किया है, आप उसी चीज़ को गेहूं पे कर लीजिए या आप मक्के पे कर लीजिए। यानी कि जो ऑर्डिनरी, इसमें अब चूँकि आसानी तो रहती है, पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो भी यही है। हमारे इंडिया में बहुत लिमिटेड जर्नल्स हैं, इतना बड़ा देश होने के बाद, जो जर्नल्स में एडिटोरियल में हैं, या यहाँ के जर्नल्स हैं जिनका इम्पैक्ट थोड़ा बढ़िया हो ग्लोबल लेवल पे। आप ढूंढिएगा आपको बहुत 1-2 या बहुत कम मिलेंगे। वहीं चाइना की सिचुएशन बदल गई। चाइना अब दुनिया में उसके पास सारे एडिटोरियल में वही लोग हैं। अब फिर वही बात आती है कि अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे तो आप अपनी साइंस को कैसे ग्लोबल लेवल पे ले जाएंगे। और दूसरा, इधर जो लोकल लेवल पे स्टूडेंट्स काम कर सकता है उसको इनोवेशंस कैसे मिलेंगे।
कैसे वो इनोवेटिव रिसर्च करेगा? तो वही जो वहाँ पे उनके सीनियर्स ने किया, उसी को वो दूसरी क्रॉप्स पे कर रहा है या तीसरी क्रॉप्स पे कर रहा है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, ये जानने की ज़रूरत है। और साइंस को बड़े लेवल पे ले जाना, वो सारे साइंटिस्ट और पॉलिसी वालों की ज़रूरी, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो कहने का मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो पब्लिकेशन हो, यहाँ के जर्नल्स हों, यहाँ की मैगज़ीन्स हों, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना चाहिए। मैट्रिक्स जो साइंटिफिक इवैल्यूएशन की है वर्ल्ड लेवल पे, उसमें वो तभी आगे आएगा। इनकरेजमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट मिला है तो उसके टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए। नए लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए जो यंग रिसर्चर्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। रिसर्च पब्लिश करना टारगेट नहीं होना चाहिए, या कितने ग्रेजुएट्स आप पीएचडी करा रहे हो, ये टारगेट्स नहीं होना चाहिए। कितना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट्स है। अब जरूरी नहीं, देखिए बहुत सारी मैकेनिज्म आप डेवलप कर रहे हो, या जो ब्रेक थ्रू इंफॉर्मेशन है लिंक कर रहे हो आप उसको, वो चीज़ भी ज़रूरी है कि कोई संस्थान है, कोई एक डिपार्टमेंट है, उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो ताकि वो लॉन्ग टर्म में उस चीज़ पे रिसर्च कर सके। जैसे 2 तरीके का रिसर्च मैं पर्सनली खुद कर रहा हूँ। एक तो ये है कि आप इंटरनेशनली लेवल पे आप अपने आप को या एक साइंटिस्ट को कैसे उनके बीच में लाओगे, क्या क्राइटेरिया होगा। यही है कि पब्लिकेशन कितने हैं, प्रोजेक्ट्स तभी मिलते हैं जब पब्लिकेशंस होते हैं, ये भी उनका भी क्राइटेरिया। अब वो किसको प्रोजेक्ट दें जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनका अपना क्राइटेरिया। साइंटिस्ट का भी यही है। कई बार जैसे ड्यूरेशन बेस्ड होते हैं, अब ड्यूरेशन बेस्ड में उसी ड्यूरेशन में आप को पब्लिश करना है, नहीं कर पाए तो प्रोजेक्ट चला गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चैलेंजेस दोनों तरफ से हैं, और उन चैलेंजेस को बनाने जानना भी ज़रूरी है। अगर वो चैलेंज नहीं होंगे तो आप फिर कैसे आप किसको प्रोजेक्ट दें। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। एक रिसर्च या हर लैब में कुछ ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए हो। जैसे हम ये राइजोस्फीरिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं जी, ये बड़े लेवल की है। पहले हम लैब में सब क्रिएट किए, अब लैब में एक एक चीज़ उसको बदल रहे हैं, एक एक जो फिनोमिना है सॉइल के अंदर उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत ज़रूरी है, यानी कि ऐसा भी ना हो कि आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग के चक्कर में आपका जो मैट्रिक्स है, साइंटिफिक मैट्रिक्स है, चाहे वो इंस्टीट्यूट का हो। हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 100 में नहीं है, जबकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए कि भाई क्यों नहीं है टॉप 100 में पूरी दुनिया में। या जो ICR के संस्थान हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्यों नहीं इतने सारे कोलाब्रेशंस कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट वाले साथ में कर रहे हैं। यानी कि हमें ये जो थोड़ा कल्चर है इसमें बदलाव लाने की अभी ज़रूरत पड़ेगी। सर अगर हम बात करें रसिया के वर्किंग कल्चर पे एज ए साइंटिस्ट, जैसे आप लोगों का है, मैं आप लोगों को सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि मुझे लगता है कि इतना फ्रीडम है एक साइंटिस्ट को कि उस पर इंटरफेरेंस नहीं है लोगों का कि वो क्या कर रहा है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। और उसके बाद सर हम लोगों को ये भी बताएं कि जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनका किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके क्या एडप्टेशन रहता है, कैसे उनकी कार्यशैली रहती है, वहाँ के फार्मर्स किस तरह से फार्मिंग करते हैं। देखिए पहले तो हम साइंटिस्ट का जो वर्क कल्चर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहाँ भी है। जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट है उसमें कॉलम्स हैं, सब कुछ है, फ्रीडम ज़रूर है। मैंने फिर कहा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ज़्यादा हैं या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बिना उसके कहीं पे भी सिस्टम नहीं चलता, क्योंकि जो पैसा आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है साइंटिस्ट की भी। लेकिन हाँ, जो ओपननेस है, चाहे वो रिसर्चर टू रिसर्चर हो, साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो कहीं ज़्यादा है। अगर मैं और थोड़ा सा बात करूं, जैसे मैं पर्सनली बात करूं, तो रशिया में कोई भी सपोर्टिव हैंड नहीं है कि कोई आपको चाय बना के लाएगा, सफाई करेगा या कुछ भी, ऐसा नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल पे या किसी भी इंस्टीट्यूट लेवल पे अच्छा। आपको खुद करना है। सारे इक्वली, चाहे वो वाइस चांसलर हो, डायरेक्टर हो, हेड हो, कोई बैरियर नहीं है उससे बात करने में, या वो एक सुपर ह्यूमन नहीं है। हम साइंटिस्ट हैं या आप सारे एक जैसे हैं।
तो वो भी बात कह सकता, हो सकता है उसके पास आइडिया अच्छे हों। तो ये कल्चर बिल्कुल अलग है वहाँ पे। स्टूडेंट और टीचर के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में कोई गैप नहीं है, वो कभी भी कोई आ सकता है, अपनी बात बोल सकता है। मीटिंग्स में भी, यानी कि अगर कोई पॉलिसी बन रही है यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट के लिए, तो वो इनवाइट करते हैं, आप ओपनली अपनी बात बोलिए, बेहतर होगा तो वो इंक्लूड करेंगे। हमारे यहाँ कुछ लोग जिनको एक्सपीरियंस हुआ ज़्यादा, उनको बोले भाई आप ही बना सकते हैं सब कुछ। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि हम ब्रिटिश कल्चर को अभी भी उसी तरीके से फॉलो करते हैं। या बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं कि भाई आप इनसे नहीं बात कर सकते क्योंकि आपकी पोजीशन छोटी है, ये उनसे बात कर सकते, ये प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, फ्रीली हैं। प्रोजेक्ट्स वो स्टूडेंट्स को देते हैं, यंग जो जितने बच्चे हैं, इनकरेज करने के लिए बैचलर से ही रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बीएससी में गए, एमएससी तक आते आते 4-5 उनके पब्लिकेशन हो जाते हैं। तो ये भी डिफरेंस है। आई मीन ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब यहाँ बदलना चाहिए, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वहाँ पे ऐसी हैं। ओवरऑल हम डेवलप कैसे करें, हमारा देश कैसे डेवलप करें, हमारे देश की साइंस ग्लोबली कैसे एक्सेप्टेबल हो। हमारे यहाँ से पब्लिकेशन इंडिया से जाते हैं, बहुत सारे एडिटर्स पब्लिश ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है नहीं कुछ नहीं किया होगा या तो रिपीटिशन होगा हमारे लोगों का। तो इस सब चीज़ों को कौन हटाएगा? क्योंकि जब आप इनोवेटिव साइंस करोगे, और खुद के भी जर्नल्स होने चाहिए, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। आप करोड़ों रुपए ओपन एक्सेस के लिए बाहर दूसरे जर्नल्स को दे रहे हैं। चाइना ने ये चीज़ें बदली हैं। मैं 2010 में चाइना में था, उस टाइम तक भी उनकी साइंस में इतना पार्टिसिपेशन नहीं था। आज चाइना में जितने भी इंटरनेशनल जर्नल हैं, 50% जर्नल ऐसे हैं जिसमें चाइनीज़ एडिटर हैं। हमारे यहाँ से गिने चुने लोग हैं, बहुत चुनिंदा। तो ये कैसे बदलेगा? ये भी साइंटिस्ट को ही सोचना चाहिए कि भाई आप साथ साथ साइंस करिए, और ऐसी साइंस हो जो एक्सेप्टेबल हो सब जगह, रिपीटिशन ना हो। अच्छा, फार्मर वाला जो आपने क्वेश्चन किया था, तो चूँकि देखिए दोनों देशों में बड़ा अंतर है अगर हम फार्मर्स की बात करें, क्योंकि रशिया में एक तरीके से फार्मर ही छोटी कंपनी है, इवन उसके पास प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अच्छा। वीट को क्लीन करने के लिए, है ना, उसमें पॉलिशिंग के लिए उसके पास मशीनें हैं। इवन बहुत सारे फार्मर हैं ऑर्गेनिक ब्रेड्स भी बना देते हैं, डायरेक्ट अपने फार्म से आगे जाके बेचते हैं। तो बड़े लेवल के फार्मर हैं। ज़्यादातर लोग शहरों में हैं, कंपनीज़ में काम करते हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मर मशीनरी के थ्रू ही काम ज़्यादा करता है। 10-20 लोग ही हैं जो 2000-3000 हेक्टेयर लैंड को मैनेज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनके थ्रू ऑटोमेशंस का यूज़ करते हैं, ड्रोन्स का यूज़ करते हैं। तो सारी कंट्रोल्ड कंडीशन है। तो वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप एक फार्मर है, वो प्रोग्रेसिव फार्मर है, उसको आप सब दे दिए, साथ में कर रहा है। तो सर वहाँ पे क्या मतलब एक फार्मर के पास इतनी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, हाँ। या फिर कई सारे फार्मर मिलके ग्रुप में काम कर रहे हैं तो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है? जैसे क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी वो ओनरशिप रहती है। अच्छा। उससे वो फार्मर ले लेते हैं, एक जो भी फार्मर खेती करना चाहता, ये छोटे छोटे जो किसान हैं जिनकी अपनी लैंड, वो भी उसी फार्मर को दे दिए। अच्छा। तो वो जाके सिटी में काम कर लिया या कहीं और काम कर लिया। ज़्यादातर लोग वैसे भी शहरों में हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन लोड उतना नहीं है, क्योंकि 14 करोड़ है, हम 140 हैं, तो बहुत डिफरेंस है, लैंड है। और लेकिन चैलेंजेस रशिया में भी बहुत हैं। जैसे वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 क्रॉप मैक्सिमम हो पाते हैं। हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। विंटर में वो सॉइल जो है 4 महीने के लिए, ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए स्नो से पूरा कवर रहती है। तो उस टाइम पे भी ऑर्गेनिक मैटर रिस्टोरेशन बढ़ता है। वीट की जो बुआई है वो नवंबर में हो जाती है, पर जुलाई में ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग होती है, क्योंकि 3-4 महीने वो सॉइल के अंदर ही रहता है। तो सीड सर विंटर वीट बोलते हैं। नहीं, अच्छा। सीड नीचे टेम्परेचर जो सॉइल में है वो मेंटेन रहता है। ऊपर स्नो जम गया, मतलब इवन 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 1 महीने 2 महीने रहता है, पर नीचे वार्म रहता है सारा कुछ। तो कंपैरिजन नहीं है। हाँ, एक चीज़ स्टूडेंट के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि ये जैसे ट्रेंड में नहीं था, मेडिकल के लिए रशिया काफ़ी ट्रेंड में है। मेडिकल के बच्चे बहुत जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी में आपको 300 से 400 बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं खुद कई बार देखता हूँ तो बहुत रेयर साइंटिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर या
इन्वायरमेंटल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में रशिया में काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा बढ़ा है, तो इस फील्ड में बच्चे पढ़ सकते हैं, तकनीकी वहाँ की देख सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थोड़ा सिस्टम उनका है। तो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में बेहतर है। अभी सर यहाँ पे भी इंडिया में एफपीओ का गठन किया जा रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके माध्यम से एक साथ क्लस्टर बना के फार्मिंग करने का, ताकि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। यही चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे मैं 2000 में एग्रीकल्चर, जब मैंने बीएससी शुरू किया था, तो उस टाइम पे कंपनीज इतनी नहीं थी जितनी आज हैं। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स थे गवर्नमेंट के जो सीड्स देते थे जी, या फर्टिलाइजर्स वहीं से मिल जाता था। लेकिन ये जो 25 ईयर में डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, तो इसमें कंपनीज ने बहुत ऑक्यूपाई किया। अब छोटी छोटी कंपनी हैं, उन्होंने फार्मर्स के भी फील्ड, तो मुझे लग रहा है हम भी उसी ट्रेंड पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़े जो एग्रीकल्चर फार्म होंगे या एक यूनिट कमर्शलाइज वे में काम करेगा, तो मुझे लग रहा है हर चीज़ को कंट्रोल्ड यूज़ कर पाएंगे। जैसे फर्टिलाइज़र कितना डालना है क्लियर रहेगा। अब आप एक गांव में 50 किसान हैं, तो 50 को आप बता के आए हैं इतना करिए, लेकिन हो सकता है 10 ही उसको फॉलो करें। लेकिन अगर वो जो आप बोल रहे हैं एक कलेक्टिव एग्रीकल्चर रहेगी, तो मुझे लग रहा है हर रिसोर्स का भी जो सही उपयोग होगा। हाँ, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर है तो उसको, क्योंकि हाँ, किसी भी टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा अमाउंट भी, पैसा भी लगता बिल्कुल, है। कहाँ एक फार्मर वो सारा कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छा फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो सकता है। सर अगर हम बात करें कि आपका जो शौक था फोटो खींचने का और आप कैमरा खरीदने, उसके पीछे क्या स्टोरी थी? एक्चुअली समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो जैसे शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना पढ़ाई के साथ बाहर जाके थोड़ा सा देखें नेचर कैसा है। तो हमने एक कैमरा भी लिया वहाँ और फोटोग्राफी हमने शुरू की। फिर उस टाइम पे हमारे पास समय था, मैं बहुत सारे माउंटेन्स पे भी घूमा जी। लेकिन जब रशिया आ गया तो उतना समय नहीं बचा, बिजी होते गए लाइफ में। तो हमने लेकिन सोशल मीडिया करना बंद नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा सा इनकरेज करते रहें बच्चों को, हमें भी एनर्जी मिलती है, जैसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए लाइफ को लाइवली कैसे बनाना है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जी। क्योंकि कई बार हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, हमारे पास पैसा हो जाता है, इवन बहुत सारे लोग हमें जानने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से फिर आपको सैडनेस फील होती है। तो लाइफ लाइवली होनी चाहिए। मैं कुकिंग करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले अभी भी जब भी मुझे अगर स्ट्रेस है कुछ भी है तो मैं कुकिंग करता हूँ। परिवार है हमारे साथ, वहाँ बाहर इतना सपोर्ट नहीं होता, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं हेल्प करने के लिए कि भाई घर साफ़ करने वाले लोग आ गए। इंडिया में ये प्रिविलेज है। तो यानी आप अपने आप को किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी जगह हो, आप अपने आप को कैसे इंटरटेन करें ये जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत बार डिप्रेशन होता है लोगों को अचीव करने के बाद, क्योंकि देखिए मनी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, ये सभी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, लेकिन सारा हैप्पीनेस यही नहीं है। जो सोशलिज़म है, अब सोशलिज़म का भी मतलब मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, है ना, मेरा वो प्राइमरी टास्क नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर है। हमें जो भी बच्चे अप्रोच करते हैं, किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहते हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि उनको बता सके कि भाई इस रास्ते पे चलिए। एक कनेक्शन सा डेवलप हो जाता है, हम लोगों को नहीं भी जानते हैं पर कई बार एक फैमिली कनेक्शन भी बन जाता है। तो दोनों चीज़ें चलनी चाहिए और साइंटिस्ट के लिए भी ज़रूरी। ऑफ कोर्स सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमारी ग्रुप लीडर है, मतलब हमेशा जो है उसका यही रहता है कि तुमको ज़्यादा लोग जानते हैं। हमने कहा रशिया में भी मुझे सब जानते हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं सब जानते हैं। रशिया का कोई भी साइंटिस्ट अगर विजिट पे आता है तो ग्रुप लीडर लेके आती है, वो पहले ही जैसे ही दिखता है अच्छा तुम हो राजपूत, है ना, तो उनको थोड़ा वो भी लगता है। अगर इंडिया में होते तो हो सकता है डिप्रेशन हो जाता उनको, लेकिन वहाँ पे लाइफ थोड़ी ओपन है, कोई किसी को ज़्यादा मतलब किसी का ग्रोथ ज़्यादा है तो इतना नहीं होता। हम इंटरव्यूज़ लेते हैं ऑनलाइन, जैसे हमारे यहाँ पीएचडी के लिए सिलेक्शन होता है, पोस्ट डॉक के लिए होता है, मास्टर्स के लिए होता है। तो लास्ट ईयर बहुत सारे हमने लगभग 250 इंटरव्यू किए। तो हमारी जो ग्रुप लीडर या जो रशियन कमेटी थी, जो इंटरव्यू में चाहे इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए,
है ना, श्रीलंका से आए, यही कंट्रीज़ के बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं रशिया में। उसमें भी वो यही बोलते हैं कि उनको पूछते हैं कि भाई तुम हमारे यहाँ क्यों अप्लाई करने चाहते हो, मोटिवेशन क्या है, तो हमारे ही नाम लेते हैं, अरे सर का हमने सोशल मीडिया पे देखा, इतना बढ़िया काम है ये वो। तो सब कई बार ऐसा मतलब हमें भी अंदर से तो अच्छा ही लगता है, लेकिन इसीलिए कनेक्शन ज़रूरी है। कहने का मतलब है फार्मर के साथ, लोगों के साथ, जो भी फील्ड है, नेटवर्क इसलिए ही हम नहीं बना रहे कि हमारा आज तो खैर अर्निंग का सोर्स भी हो गया है, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कितना अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन जो चीज़ आप कर रहे हैं अगर प्रिविलेज है उसको शेयर करने में, जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं या हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं कभी एजुकेशन के बारे में, कभी फार्मर्स से रिलेटेड। अब चूँकि मैं लोकल लेवल पे नहीं हूँ, जैसे यहाँ यूपी में किसान को क्या चाहिए खरीफ के टाइम, वो हम नहीं बता पाते, इवन कई बार मैसेज भी आता है, तो उस बार हम उसमें असहाय हैं क्योंकि हमारा वो काम नहीं है, हम टेक्नोलॉजिकल वर्क जैसे लैब में कर रहे हैं, तो उसी लेवल की हम बात कर पाते हैं। ये काम यहाँ के साइंटिस्ट बेहतर कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में बेहतर जानते हैं, या फिर लोकल लेवल पे जो कृषि विज्ञान केंद्र है। और अगर वो इस तरीके, जैसे अब चूंकि डिजिटलाइज एरा है तो हर किसी को कनेक्ट होना जरूरी है। सर, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो रसिया में एग्रीकल्चर को लेके जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, वो चाहे टीवी हो या फिर जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या जो भी डिजिटल मीडिया है खासकर से एग्रीकल्चर को लेके, तो कितना डिफरेंस है इंडिया में और वहाँ में, अगर आप ये बता पाएँ? क्योंकि इंडिया में मैं बता देता हूँ कि कृषि दर्शन जो एक चैनल है जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कवर करता है, उसके बाद आज के समय में काफ़ी सारी चैनल्स एग्रीकल्चर के हैं डिजिटल में। लेकिन टीवी की जब बात करते हैं, टीवी में आज अभी लिमिटेड ही हैं, पूरी तरह से डेडिकेटेड डीडी किसान है। उसके अलावा कुछ टीवी चैनल है जहाँ पे कुछ मिनट का या कुछ घंटे का ही कोई एपिसोड आता है, जब तक कि कोई बड़ी खबर नहीं है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जैसे अभी किसान बिल्स आए तो उस पर सारे चैनलों में कवर किया। उसके बाद जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है कि वो इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तब कवर करते हैं। तो कितना डिफरेंट है रसिया में? क्या रसिया में कोई ऐसा चैनल है जो एक प्रॉपर स्लॉट देता हो, या फिर वहाँ पे किस तरह से अलग है कम्युनिकेशन बनाने के लिए? बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये हम हमेशा, मैं भी चाहता हूँ कि इधर इंडिया में भी उसी तरीके का कल्चर आए। मैंने जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब भी मैंने ये बात कही थी कि रशिया में हर जो नेशनल बड़े लेवल का चैनल है, आई मीन जो नेशनल चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनके पास हर दिन का स्लॉट है, 30 मिनट या 2 मिनट का, जैसे उनका डिस्कशन का स्लॉट है, या प्राइम टाइम पे भी वो 1-2 मिनट का विजुअल्स दिखाते हैं कृषि से रिलेटेड। लैब्स में आते हैं, लैब्स में किस तरीके का वर्क हो रहा है, वो उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो पेपर पढ़ लेते हैं कि भाई इन्होंने पेपर किया है इस तरीके की टेक्नोलॉजी, फिर वो आते हैं कि भाई आप हमें वो टेक्नोलॉजी दिखाइए। साइंटिस्ट उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि अगर आपने पब्लिश किया, वो वहीं से उठाते हैं कि सर आपका पेपर ये आया है, इसमें आपने ये तकनीकी बताई, इतने रिजल्ट्स आए हैं, आप क्या हमें वो टेक्नोलॉजी बता सकते हैं। उसके बाद वो उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं प्राइम टाइम पे। उसके बाद डिस्कशन भी कई बार करते हैं। हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, अगर आप रशियन में मेरा नाम डालेंगे तो मुझे लग रहा है 50 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिलेगा। मैं सर देखा, वो पूरा टीवी चैनल आपका कवर करने आए थे, जो हाँ, पूरा टीम आता है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारा थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों साइंटिस्ट हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आई मीन इन्फॉर्मेशन रहती है कि लोकल लोगों के लिए जवाबदेही भी है। भाई आप टैक्स का पैसा है जिससे सैलरी मिल रही है, तो वो पब्लिक को जानने का अधिकार है कि आप क्या कर रहे हैं लैब में। हमारी लैब कवर की, हमारे इंस्टीट्यूट में ही बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, यंग बच्चे हैं, उनको भी वो इनकरेज करते हैं। भाई टीवी पे आ गए तो उनको लगता हम बेहतर काम कर सकते हैं, तो उनका भी वो अपना इंटरव्यू ले लिए कि तुम क्यों आना चाहते हो या क्या काम करना चाहते हो। तो उनका सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में इस तरीके का इंटरव्यू चलता ही रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ दिखाते हैं, फिर फार्मर फील्ड पे भी ले जाके उसको कनेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे क्राइम या इस तरीके की स्टोरीज तो बहुत एनर्जी के साथ आती हैं, पॉलिटिकल या क्राइम का, हाँ, मतलब इतनी एनर्जी या इतना इम्पोर्टेंस उसको दिखा देते हैं।
लोग पसंद देखना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके की इनकरेजिंग स्टोरी अगर आती भी हैं तो वो इतने स्लो मोशन में होती हैं कि उनसे किसी को एनर्जी नहीं मिलती या कोई देखना ही नहीं चाहता। इसलिए ये ज़रूरी है, इसमें इनकरेजमेंट दोनों का है। एक तो जो काम कर रहा है उसको भी ये लगता है कि जो हमने किया है, क्योंकि एक ट्रेंड बन जाएगा। अगर आप शुरू करते हैं आज यहाँ लैब में तो कल को दूसरा भी बोलेगा कि सर हमारे यहाँ भी आइए। और जो लोग मोटिवेट होना चाहते हैं और हिंदी में होगा, आई मीन लोकल लैंग्वेज में होगा, तो उनके लिए भी आसान है। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ना चाहेंगे, फार्मर्स है वो भी समझ सकेगा चीज़ों को, उसके पास भी आजकल वो पावर है, आई मीन वो भी इंटरनेट यूज़ करता है। उधर भी यही होता है। कई बार ये न्यूज़ देख कर के हमारे पास फार्मर्स या कंपनीज आती हैं कि आपने बायो रिमेडिएशन की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हम ऐसा काम प्रोजेक्ट हमारे पास है, हम ऐसा काम करना चाहते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन होता है। तो ये ट्रेंड आना चाहिए कि जितनी भी लैब्स हैं जो काम कर रही हैं, मैं ये नहीं कहता सिर्फ एग्रीकल्चर की हों, बायोलॉजिकल साइंस में अगर कोई मेडिकल का काम कर रहा है वो भी पब्लिक को पता चलना चाहिए भाई कैसे नई तकनीकी अप्लाई करते हैं। मेडिकल का कई बार हम विजुअल्स ले भी लेते हैं, कोई बहुत लैंडमार्क वर्क हो। अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी तो आप उसको बनाएंगे ना। जैसे एग्रीकल्चर की पढ़ाई को जी हम खेती बाड़ी शुरुआत में बोलते थे, इसमें साइंस कहाँ है, ये तो कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस था ना, क्योंकि हर कंपोनेंट का मतलब है। अब इसी तरह अगर आप उसको हाईलाइट करके या अच्छे से प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लग रहा है लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा और जो काम कर रहा है उसको भी इनकरेज होगा वो और ज़्यादा बेहतर करने का। साइंटिस्ट का इंटरव्यू कहाँ आता है, किसी टीवी चैनल पे आप देखते हैं। अगर आप पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए, अब मून पे जब कोई रॉकेट गया वो तो आपने कवर किया, बड़े लेवल की बात है, छोटे लेवल की कवर क्यों नहीं कर रहे भाई? एक स्टूडेंट कोई लैब में काम कर रहा है उसे भी दिखाइए, तो इनकरेज होगा। जो पॉपुलेशन में आई मीन साइंस के प्रति जो झुकाव होगा वो इन सब चीज़ों को देख के आएगा। अब मीडिया, जैसे अगर मैं चाइना में था तो चाइना का मीडिया इंडिया के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाता है कि इनके यहाँ सूअर पड़े हैं मरे हुए, यहीं पे वो नहा रहे हैं, यही पानी वो पी रहे हैं। वहाँ के लोग सब यही जानते हैं इंडिया के बारे में। रशिया चूँकि फ्रेंडली कंट्री है तो वहाँ पे वो दिखाते हैं भाई कोई धार्मिक चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे तो उधर थोड़ा बेहतर मानते हैं। तो यानी कि मीडिया को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है, ये साइंस के लिए भी, कृषि के लिए भी, ताकि फार्मर्स देख सकें और फार्मर्स को एक सही इन्फॉर्मेशन। सही बात है, सही इन्फॉर्मेशन मिले, बच्चे भी इनकरेज होंगे। अब आप IIT का तो सारा दिखाते हैं तो सभी लोग उसी में जाना चाह रहे हैं भाई, जो जिसकी मेरिट उतनी नहीं है वो कहाँ जाए, एग्रीकल्चर में भी दिखाइए। सर, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, एज अ साइंटिस्ट या फिर कहें कि एज अ फार्मर, क्योंकि आप फार्मर बैकग्राउंड से हैं, आपके पिताजी आपके गांव में खेती किसानी से जुड़े रहे और अभी भी आप जब रिसर्च के बाद फार्मर्स के फील्ड पे जाते हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन स्टूडेंट के लिए अगर बात करें तो उनको पढ़ाई के लिए हो या फिर अच्छी अच्छी जगहों पे, जैसे आप जर्नल्स की बात किए कि इंडिया में हमारे अभी वो चीज़ें कम हैं, और दूसरा किसान के लिए कि किसान किस तरह से एडॉप्टेशन करके अच्छा ग्रोथ कर सकता है। देखिए, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि आप अपने सारे जो बंधन हैं उनको तोड़ दीजिए, और कृषि में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं वहीं तक ना सोचें, ज़्यादा बड़ा सोचें। आज विदेश जाना डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे कन्नौज से दिल्ली आए बस इतना ही डिफ़िकल्ट है, कुछ भी एडिशनल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे देशों में जाइए, मैं ये नहीं कहता मेरी तरह उधर ही रिसर्च करिए, आप वहाँ से सीख के आइए, अपने देश के लिए करिए। हम भी प्रयास करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितना हमारे देश को हम सपोर्ट कर सकें। तो एक तो अगर कुछ जैसे हट के करना चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ा सोचें। ज़रूरी नहीं कि आपका एडमिशन किसी टॉप यूनिवर्सिटी में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, आप प्रयास ये करिए कि
ग्लोबली कैसे जुड़ें, बाकी लोगों के साथ कैसे कनेक्ट हों, जो दुनिया के साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनके साथ कम्युनिकेशन करिए और बड़ा सोचिए। कुछ समय बाहर ज़रूर गुजारें। अगर कोई कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलता है ऑनलाइन ऑफलाइन, ज़रूर जाएं उसमें। आपको इनकरेज करेंगी वो सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपको हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी भाषा में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं उस भाषा को, अपनी बात को कहें। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, चाहे क्लासरूम हो या बाहर हो, बाहर, तो वहाँ पे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना है। और इसमें फ्यूचर आपका सिक्योर है। एग्रीकल्चर से बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं है। देश में पढ़ें, विदेश में पढ़ें। फार्मर के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि सस्टेनेबिलिटी, जिसको टिकाऊ कृषि कहते हैं, जो हम पहले कर रहे थे, हमें उस तरफ लौटना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी हमेशा दिमाग में रखें कि जिस खेती से हम खाना ले रहे हैं, दाना पानी ले रहे हैं, उसकी सुरक्षा भी हम वैसे ही करें जैसे हम अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। जितना रिकमेंडेड है, चाहे केमिकल का हो, फर्टिलाइज़र का हो, जो रिकमेंडेड डोज है उससे कभी भी ज़्यादा मत डालें। प्रयास करें कि आप अल्टरनेटिव जो फसलें हैं, जैसे जो फसलें आपकी कृषि को बेहतर बनाती हैं, जैसे ढैंचा हो गया या कोई भी दलहनी फसल, बीच में उसको ग्रो करें ताकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़े। जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है उसको जलाएं नहीं, उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। यानी अगर आप थोड़े बड़े किसान हैं तो अपनी चीज़ों को आप सेगमेंट में बांट सकते हैं। यहाँ पे आपका ये जैसे वेजिटेबल कर सकते हैं। इवन छोटे फार्मर्स के लिए वो कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन फसलों पे ध्यान दें ज़्यादा। फिर वही बात आती है कि उत्पादन आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, लेकिन टिकाऊ उत्पादन हो। टिकाऊ तभी हो पाएगा जब आप मिट्टी का भी ध्यान रखेंगे। पर सस्टेनेबिलिटी को जरूर ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं कि बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाल दिया या हार्मोन लगा दिए आपने लौकी कद्दू में। ये सब करने की ज़रूरत नहीं। जितना अगर आप ये कर रहे हैं तो दूसरे के हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं ना। सर, जब हम बात करते हैं कि फार्मिंग की, तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि मोस्टली जो फार्मर है तो वो फार्मिंग तो कर रहा है। जब हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, अगर फार्मर रिकमेंडेड डोज भी डाल रहा है, उसके बाद भी एक सवाल आता है कि रिकमेंडेड डोज के बाद भी उस केमिकल फर्टिलाइज़र में कुछ रेसिड्यू होते हैं जो सॉइल हेल्थ को डैमेज करते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यूरिया डालते हैं, तो यूरिया अगर मान लीजिए गेहूं में 100 किलो यूरिया की ज़रूरत है, मतलब नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो भी हम यूरिया डाल रहे हैं, तो क्या रिकमेंडेड डोज में भी कुछ ऐसी रेसिड्यू होते हैं जो हमारे सॉइल हेल्थ के लिए डैमेज करते हैं? देखिए, बिल्कुल। अगर आप बात करें जैसे पेस्टिसाइड की, जैसे यूरिया की बात आपने करी, उस पर भी आते हैं। अगर आप पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्टिसाइड का कंटेंट आपको सॉइल के अंदर मिलेगा, है ना। समय के साथ वो बढ़ता भी जा रहा है, तो वो भी, क्योंकि जो प्लांट है वो आपका रिकमेंडेड डोज में भी सारा जो न्यूट्रिएंट है उसको आप टेक नहीं कर पाता। जैसे यूरिया है, अमोनिफिकेशन हो जाता है क्विकली, या लीच कर जाती है, जाती कहाँ है, कन्वर्ट होके सॉइल के अंदर रह जाती। इमिजन होता है, मीथेन वगैरह का राइस फील्ड में काफ़ी इमिजन होता है, तो उससे भी इन्वायरमेंट भी डैमेज होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हम सभी पे ही होता है उसका। तो स्पेशली अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करें, हर्बिसाइड्स की बात करें, या केमिकल ये फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो इनके रेसिड्यू सॉइल में कुमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, जो कि फिर अगेन वहीं आते हैं कि जो आपका सॉइल सिस्टम है उसको वो डैमेज कर देते हैं। तो प्रयास, अब चूँकि अल्टरनेटिव एक ही है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें, टिकाऊ कृषि करें। हम एकदम से इसको हटा नहीं सकते, लेकिन हटाने का हम स्लोली प्रयास कर सकते हैं। जैसे जो सॉइल अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारे इंडिया में भी डेवलप हुए हैं, जो ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक हैं, जो बायो बेस्ड हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करिए। जो नियरेस्ट आपके शॉप होगी जहाँ से आप ख़रीदते हैं, उनके पास भी ये मटेरियल्स हैं,
या जैसे फार्मर फेयर होते हैं वहाँ पे भी आप देखिए, तो प्रयास करिए कि जो ऑर्गेनिक या बायो बेस्ड मटेरियल है उसको सर्च करने की कोशिश करिए और वो आप अपने एग्रीकल्चर में डालें। कंपोस्ट ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपोस्ट से आपकी सॉइल की पोरोसिटी बढ़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और जो कि प्लांट्स के लिए बहुत एकदम बेहतर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। जी सर, अभी कुछ दिन पहले एक फार्मर हैं जो गौशाला का काम करते हैं, असीम रावत जी, और उनका मोस्टली काम देसी स्वदेशी जो गायें हैं उस पे है। उनसे जब हम लोग बातचीत किए तो उन्होंने बताया कि गायों में जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो ब्राज़ील बहुत अच्छा कर रहा है, खासकर से गिर गाय जैसी, जो कि भारत की है और ब्राज़ील कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर में अगर हम रूस से कंपैरिजन करें इंडिया का, कि डॉक्यूमेंटेशन में जो एग्रीकल्चर के वो चाहे रिसर्च पेपर हो या साइंटिस्टों की डिटेलिंग हो या इंस्टीट्यूट की डिटेलिंग हो, कितना डिफरेंट है डॉक्यूमेंटेशन की एक जगह पे चीज़ें मिल जाएं? क्योंकि हम लोगों को भी अभी जो ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ICAR की वेबसाइट या जो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं उनकी वेबसाइट देखते हैं और वहाँ से फिर कुछ चीज़ें निकालते हैं, वहाँ पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से नहीं मिल पाती है। तो कितना डिफरेंट है डॉक्यूमेंटेशन और कितना ज़रूरी है इंडिया को लेके डॉक्यूमेंटेशन, खासकर से एग्रीकल्चर के फील्ड पे? एक जो होता है ओपन डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर कोई रिसर्च हुआ है तो ओपनली आप कहीं पे जाके किसी साइट पे एक जगह है जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, या किसी साइंटिस्ट का वर्क है उसकी एक प्रॉपर प्रोफाइल है जहाँ पे आप जाके उस साइंटिस्ट के वर्क को पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपके बारे में जब पढ़ा तो काफ़ी सारी वेबसाइट आपकी पूरी डिटेलिंग कि आप किस सन में चाइना में PhD किए, उसके बाद रूस गए, कितने आपके लगभग 700 से ज़्यादा आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, 16-17 से ज़्यादा बुक पब्लिकेशन के बारे में पढ़ा, और काफ़ी सारे पूरा डिटेलिंग दिया कि सॉइल पे कितना है, सॉइल के बाद नैनो पे कितना है, वो पूरी डिटेलिंग है। तो कितना ज़रूरी है इंडिया के लिए डॉक्यूमेंटेशन, और आप इस बारे में क्या देखते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है? जो डॉक्यूमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल के फील्ड में हो या प्लांट वैरायटीज़ के फील्ड में हो, या कोई कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे उनके बारे में हो, या हमारी जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो इंडिया में, जैसे टर्मेरिक की बात करें, नीम की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों में ज़रूर पिछड़ गए, जिससे कि बाहर के लोगों ने पेटेंट करा लिया। हमें उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता था बट हम नहीं कर पाए। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो, जैसे गाय की वो बात कर रहे हैं, तो उनके पास रजिस्ट्रेशन है, उनके पास इन्फॉर्मेशन है। अगर हम बुक्स की भी बात करें तो बहुत सारी फॉरेन की बुक्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी। तो इन सब चीज़ों में हमारे यहाँ पे ज़रूर हम कहेंगे कि हम उतने फॉरवर्ड नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। अब करना ये साइंटिस्ट को ही था या इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो बाहर जैसे रशिया की बात करें तो रशिया में प्रोबेबली वो रशियन में सारा कुछ करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन रशियन में करते हैं। उसमें क्या, अब यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि कितने साइंटिफिक जो सिंपोजियम है वो हिंदी में होते हैं या लोकल लैंग्वेज में होते हैं, बहुत रेयर होगा। लेकिन वहाँ पे चूँकि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, उनकी रशियन में सारा डिस्कशन हो रहा है तो हर कोई आसानी से समझ रहा है। हमारे यहाँ कई बार मुश्किल हो जाता है, किसान उस साइंस की जो बातें हैं वो समझ नहीं पाते क्योंकि कोई लिटरली उनको सिंपल वर्ड्स में नहीं बताता। तो एक तो सिंपल वर्ड में साइंस को कैसे पब्लिक तक पहुँचाना है, इसके ऊपर भी जोर देना चाहिए। दूसरा, जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। I mean, जो हम जानते हैं तीव्र गति से होना चाहिए। उसके लिए हमने बताया था कि जर्नल्स होने चाहिए, हमारे मैगजीन्स होनी चाहिए जो आप सरकार को प्रमोट करना चाहिए। अब जैसे सरकार का या यूनिवर्सिटी का मैंडेट होना चाहिए कि भाई हर यूनिवर्सिटी में एक जर्नल होगा, और ऐसे ही नहीं कि किसी टेम्परेरी खाना पूर्ति के लिए होना चाहिए, वो इंटरनेशनली डाटाबेस में रजिस्टर हो, तभी तो आप अपनी बात को मनाएंगे। कल को आप यहाँ कर लिए, नहीं है बाहर, तो वो क्लेम आप नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे बुक्स वगैरह जो बहुत कम लोग लिखते हैं तो उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो फंडामेंटल रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेशन, जैसा आपने बोला किसी एनिमल के बारे में लिखना है, उसके बिहेवियर के बारे में लिखना है, वो कब खाता है, कैसे खाता है, क्या उसके लिए मेन फूड है, क्या उसका एक ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन है, या फिर किसी क्रॉप के लिए भी ऑथेंटिक उसका मतलब वो सारी जानकारी इकट्ठा हो और लोकल लैंग्वेज में हो ताकि लोग उसको पढ़ सकें। जैसे पोर्टल हो गवर्नमेंट का
या मैगजीन्स में भी ये इस तरीके की इंफॉर्मेशंस आए थे। रशिया में जो इन्फॉर्मेशन है रशियन लैंग्वेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने सब डॉक्यूमेंट कर रखा है। अब उन्होंने इंटरनेशनली जैसे जो इन्वेंशंस पहले वो रशियन में ही पब्लिश करते थे ताकि उन तक ही रहे, फिर उसके बाद अब इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना पब्लिकेशन शुरू किया। वहाँ के लोगों के लिए भी चैलेंज है। अगर मैं कहूँ तो बहुत डेवलप नहीं है इस तरीके की चीज़ें, उनके जनरल्स हैं लेकिन उनके जनरल्स में भी वही प्रॉब्लम है कि बहुत ग्रोथ नहीं कर पाए क्योंकि बाहर के लोगों ने पब्लिश नहीं किया, उधर लोकल लोगों ने ही पब्लिश किया इंग्लिश में, तो जो ग्लोबलाइज होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। वहाँ पे भी चाइना बेहतर कर गया इस फील्ड में। बहुत सारे लोग अब क्यों पब्लिश किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंसेंटिव देने शुरू किया। एक अच्छा। पेपर पे आपको पब्लिक पैसे दिए तो जो अब बोल दिया कि भाई इस लेवल का करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो इंसेंटिव देना बहुत ज़रूरी है साइंटिस्ट। एक तो सैलरी आप दे रहे हैं, सैलरी में ठीक है जॉब हो रहा है, अब सैलरी के साथ इंसेंटिव दीजिए। तो साइंस एक ऑर्डिनरी साइंस एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो है ही है, उसके साथ अगर आप स्टूडेंट को मान लो सपोर्ट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ भी हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। स्कॉलरशिप के साथ अगर किसी ने Q1 Q2 में पेपर पब्लिश किया है तो आप सपोर्ट करिए, कुछ थोड़ा ही सपोर्ट करिए ताकि इनकरेजमेंट हो। तो इस तरीके से अब पेडेटरी जनरल्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ी लगाम लगनी चाहिए, सरकार के रूल्स होने चाहिए। उनको मालूम है कौन से जनरल हैं गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हैं, वो साइंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत ज़रूरी हैं। सर चलते चलते मैं आपसे एक निवेदन करूंगा और उसके बाद हम लोग एक रैपिड फायर टाइप का करेंगे। सर आप जो मैम हैं वो भी इन्वायरमेंट पे उनका काफ़ी अच्छा काम है। हम लोग चाहते हैं कि जब भी आप अगली बार इंडिया फैमिली सहित आएँ तो हम लोग मैम के साथ इन्वायरमेंट पे पॉडकास्ट करना चाहेंगे क्योंकि उनकी भी एक अलग जर्नी रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलग स्पेशलाइजेशन से। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप जो एक फील्ड है उसको कंटिन्यू न करके फील्ड को चेंज करते हैं फिर अच्छा काम करते हैं। एक होता है कि मान लीजिए मैं BSc एग्रीकल्चर की है, MSc की या PhD की है, वो मेरी लीक एक बनी हुई है, लेकिन यहीं पे जब आप मैथ करके या बायो करके फिर फिजिक्स करके और फिर एग्रीकल्चर में आते हैं तो वो एक अलग हो जाता है क्योंकि लोग डरते हैं अपनी फील्ड को चेंज करने से। तो इंजीनियरिंग थी, फिर इन्वायरमेंट में आना, फिजिक्स करना, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक पॉडकास्ट करना चाहेंगे। और चलते सर अगर हम रैपिड फायर की बात करें तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगा ठीक है, जिन्हें आपको एक शब्द में आंसर देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर हम बात करें कि इंडिया में जब आप पढ़ रहे थे तो आपके कोई ऐसे साइंटिस्ट आपके जो गुरु रहे हों जिनसे आपका आज तक संबंध हो और आज भी आपसे बातचीत होती है? हमारे परिवार में एक एग्रीकल्चर ऑफिसर थे जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर किया था 1960 में, तो उनको ही हम रोल मॉडल मानते थे क्योंकि हमारा उस टाइम पे यही हमें लगता था कि एग्रीकल्चर में जॉब मिल जाता है, तो बाकी कुछ नहीं जानता था, इसलिए एग्रीकल्चर लिया था क्योंकि वो पहले से उसको कर रहे थे। आप सर जब आप सॉइल साइंस में आज काम करते हैं तो इंडिया में आपको लगता है कोई साइंटिस्ट है जो सॉइल साइंस में इंडिया पे काम कर रहा है? हाँ, इंडिया में मैं एक का नाम तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे BHU में अमितो रचित हैं, अच्छा काम, टीचर भी अच्छे हैं और सॉइल पे भी काम अच्छा कर रहे हैं। SK सिंह हैं BHU में ही, IRI में जो सॉइल साइंस डिपार्टमेंट है अच्छा काम कर रहा है। तो एग्जैक्ट वन तो बताना मुश्किल होगा पर लेकिन अच्छा काम हो रहा है सॉइल में, जो ठीक ठाक काम सॉइल की फील्ड में कर रहे हैं। सर इंडिया और रसिया दोनों जगह पे कोई ऐसा साइंटिस्ट रहे हों पहले या अभी हों जो सॉइल पे कोई ऐसी खोज की हो जो फार्मर्स के लिए बहुत इफेक्टिव रही हो? इंडिया की बात करें या रशिया हाँ। के? जैसे इंडिया की अगर बात करें तो एग्जैक्टली नाम तो मैं नहीं किसी का बता सकता, लेकिन जैसे सॉइल हेल्थ के बारे में काफ़ी जैसे सैलिनिटी रिक्लेमेशन की बात करें, अगर CSSRI का नाम लें, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी, तो हरियाणा में बहुत सारा एरिया जो सैलाइन था, एल्कलाइन था, वो रिक्लेम किया। मेरे लिए वो बहुत इंस्पिरेशन रहता है हमेशा कि यार इतना ज़्यादा एरिया था जिसको आज हम कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट करें। तो CSSRI में जो साइंटिस्ट हैं उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। सर जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया उसमें M बोरलॉग जी रहे हों या फिर MS स्वामीनाथन जी रहे हों, दोनों को अगर छोड़ दें, उसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई ऐसा साइंटिस्ट रहा हो जो एक रिवोल्यूशन लेके आया हो?
हाँ, मुझे लग रहा अगर मिल्क की बात करें, वर्गीस कुरियन जी। हाँ इनकी बात करें तो वो मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन के सोर्स हैं इन दोनों को छोड़ने के बाद। ऑफ कोर्स एमएस स्वामीनाथन की तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। भारतीय कृषि में जो उन्होंने योगदान दिया है वो तो इनक्रेडिबल है और सैल्यूट है। इसके अलावा डॉक्टर कीर्ति सिंह का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, अगर आप उनको जानते हो, जौनपुर के हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने भी काफ़ी कृषि के लिए काम किया है। और ऑफ कोर्स अगर जो श्वेत क्रांति है उसका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोटीन का मेन सोर्स है, या जैसे दलहन हो गए, और जिसके बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली डाइट है वो वीट से, मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मिल्क बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सब के लिए। सर, आज पूरे विश्व में आप जाने जाते हैं। पूरे विश्व में अगर आपके फील्ड की बात करें कि सॉइल साइंस पे या नैनो पे, कोई ऐसा साइंटिस्ट जिसे लगता हो आपको कि इस साइंटिस्ट से देख के मैं आज भी सीखता हूँ कुछ नया करने के लिए, या किसानों के लिए, या रिसर्च में कुछ नया करने के लिए? जैसे रशिया में जो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो हमारे लिए भी इंस्पिरेशन का सोर्स है, मैं उनसे, जैसे मैं सिर्फ वर्किंग आवर में काम करता हूँ, मान लीजिए 9 to 5, उसके बाद नाइट में 2-3 घंटे में काम करता हूँ घर जाने के बाद। लेकिन वो जो प्रोफेसर तात्याना मिन्कीना, अगर उसकी हम बात करें, इतना एक्टिव है कि 4 बजे सुबह तक उनका रात में भी काम होता है। जैसे दिन में तो एकेडमिक्स है, पढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर रात में हम कई बार मीटिंग्स भी कर लेते हैं, या वो 4 बजे ही हमेशा सोती है। और आज से नहीं, ये पिछले 10 सालों से ही मैं देख रहा हूँ। और आज की डेट में ऑफ कोर्स वो रशिया में टॉप साइंटिस्ट हैं, जो हमारी ग्रुप लीडर हैं। हमारा मतलब अगर साइंटिफिक वो कहें तो ऑलमोस्ट प्लस माइनस रहता है, लेकिन उससे हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि इतना लंबे समय तक इस तरीके से डेडिकेशन होना बहुत अप्रिसिएबल है। और मैं उस एनर्जी को शायद गेन नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे जैसे ही हम घर जाते हैं तो हम इतना नहीं कर पाते। तो उनका ये चीज़ मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम सीखें। भारत में अगर कोई साइंटिस्ट की बात करें सॉइल के फील्ड में, तो अगेन मैं प्रोफेसर अमितो रक्षित जो BHU में है, हिमांशु पाठक जी हैं, इनके साथ हम किताब की, क्योंकि बहुत एक्रीसैट में जो अभी हैं, DG थे पहले, हाँ DG ICR थे। तो इनसे, जैसे डॉक्टर अमितो रक्षित जब पढ़ाते हैं, हमने 1-2 लेक्चर उनके देखे, बहुत ही बेहतर तरीके से कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट के साथ। और जो डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं, इनकी जो शालीनता है कृषि के क्षेत्र में लोगों के साथ मैंने जब भी ईमेल किया हमें आंसर मिले, तो इनको मैं रियली एक रोल मॉडल मानता हूँ कि हमें हाइट्स पे जाना चाहिए, लेकिन शालीनता आपके पास उतनी हो, अगर स्टूडेंट भी आपको ईमेल करे या मैसेज करे तो आपको रिस्पांस देना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इनसे सीखता हूँ। और लेक्चर कैसे देना है, समझाना कैसे है, ये मैं उधर से कई बार कोशिश करता हूँ जानने की। एक साइंटिस्ट ग्लोबल लेवल पे है जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, प्रोफेसर मिंग हुंग वोंग। तो दुनिया में उनकी 6वीं रैंक है इन्वायरमेंटल साइंस में। उनको मैं रशिया लाया था पिछले 4 साल पहले, हमारे प्रोजेक्ट में जोड़ा। फिर वो हांगकांग यूनिवर्सिटी में है, तो वो 83 एज में है अभी, आई थिंक 85 अब हो गए होंगे। तो उनका जो एनर्जी लेवल है, मतलब इस एज में बहुत सारे लोग मूव जनरली नहीं करते, वो फ्लाइट से आते जाते और पूरा सब जो है बहुत एक्टिव है। और उनकी एक खासियत है कि वो साइंटिस्ट को या किसी भी रिसर्चर को बहुत अच्छे से सुनते हैं, उसके बाद अपनी राय देते हैं। तो हम भी प्रयास यही करते हैं। आई होप कि हमारी कम्युनिकेशन में भी आपने ये चीज़ देखी होगी, मैं आपको बहुत इंटरप्ट नहीं करता। तो यानी कि सुनना भी बहुत ज़रूरी है, कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है। तो ये कई सारे लोग हैं, और भी नाम जैसे अगर हम ले सकते हैं, मान लीजिए दिनेश मोहन का हमने जिक्र किया, अच्छा काम किया इन्वायरमेंटल साइंस में। तो ये सारे लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रयास रहता है कि बड़े लेवल के पब्लिकेशंस हों, सिर्फ पब्लिकेशन ही ना हो, ऐसी चीज़ भी निकले कि जो पब्लिक को जाए, सोसाइटी को जाए। अब कई बार ये होता है कि हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, मैं पूरे डिपार्टमेंट को
कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी हमारे हाथ में ये सब कुछ नहीं है कि हम बदल दें। ये पोजीशन कभी फ्यूचर में आएगी, लेकिन जो मैं बदल सकता हूँ, जहाँ पे मैं बेहतर कर सकता हूँ, जहाँ पे हमारे पास राइट्स हैं, वो चीज़ मैं बेहतर करता हूँ। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ विष्णु सिंह राजपूत सर थे। सर जब भी इंडिया आते हैं तो काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं, चाहे वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में उनके लेक्चर्स की बात हो, या फिर जो काफ़ी सारे आज पीएचडी कर रहे हैं स्टूडेंट, या फिर जो साइंटिस्ट हैं, जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं, वो भी काफ़ी कुछ उनसे सीखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और इन विषयों पे बातचीत करना चाहते हैं कि हम लोग भी किस तरह से डिफरेंट कर पाएंगे। तो बहुत कीमती समय था सर का, सर हमें बहुत कीमती समय दिए, हमारे दर्शकों तक पूरा जो एक सेटअप है कि कितना डिफरेंस है फॉरेन और इंडिया में, साथ ही साथ किस तरह से सर काम कर रहे हैं, और जो एक सर की जर्नी रही कि उत्तर प्रदेश से निकलकर फॉरेन तक जाना, दो जगहों पे, कहें कि चाइना में पहले पढ़ाई करना, उसके बाद जॉब रूस में करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि विश्व के 2% साइंटिस्ट में अपना नाम अपने काम के दम पर स्थापित करना। और जो सर बताए कि 1%, 0.1% सर, जो जर्नल हैं उनमें सर के लगभग 30+ जर्नल ऐसे हैं जो वहाँ पे पब्लिश हैं। तो ये अपने आप में उपलब्धि है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के नाते। सर आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी हम लोग जानकारी दी हमारी पूरी टीम के साथ, हमारे पूरे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े, और निश्चित रूप से जब आप अगली बार फैमिली के साथ आएंगे, हम लोग मैम का इंटरव्यू करेंगे इन्वायरमेंट पे। थैंक यू सो मच, ये हमारा सच में सौभाग्य रहा। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं कभी नहीं बोलता, मुझे लग रहा हमने वो सारी चीज़ें भी यहाँ डिस्कस की। थोड़ा करेक्शन नाम में ज़रूर करेंगे, मेरा नाम है विष्णु डी राजपूत, विष्णु दयाल राजपूत यूजुअली नाम है, पर विष्णु डी से आप मतलब ज़्यादा फेमस हो गया मैं, क्योंकि वो शॉर्ट नेम हो गया, पेपर्स में भी आता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सब लोगों को अच्छा लगना चाहिए। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप कनेक्ट होइए और दोबारा से हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी को, और आपके चैनल को मेरी शुभकामनाएं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।